वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं द बॉर्न आइडेंटिटी। आज हम द बॉर्न फिल्म सीरीज के पहले पार्ट को देखेंगे। इस फिल्म सीरीज में आपको जेम्स बॉन्ड और जॉन विक की मूवीज की तरह ही सस्पेंस और एक्शन देखने को मिलेगा। इस कहानी के लीड रोल में जेसन बॉर्न है, जो पहले एक CIA एजेंट था और अब CIA ने उसकी याददाश्त मिटा दी। मूवी की शुरुआत में हम फ्रांस के मेडिटेरियन सी को देखते हैं, जिसमें कुछ इटालियन मछुआरे ग्रुप को ओशियन के अंदर एक इंसान दिखाई देता है। शायद वो इंसान जिंदा हो, इसी उम्मीद से ये इटालियन लोग उसे पानी से बाहर निकालने के लिए मछली पकड़ने वाला ट्रैप फेंकते हैं। उसे बाहर निकालने पर पता चलता है कि ये तो CIA एजेंट जेसन बॉर्न है। बॉर्न की पीठ पर 2 गोलियां लगी हुई है, जिसे निकालने के लिए शिप का डॉक्टर आता है और दोनों गोलियां निकालने के बाद उसे बॉर्न की बॉडी के अंदर कुछ और भी दिखाई देता है। डॉक्टर जब उसकी स्किन को चीरता है तो उसमें एक इम्प्लांटेड कैप्सूल मिलता है, जिसको देखने के बाद वो कुछ देर तक समझ नहीं पाता कि ये क्या चीज है। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर पता चलता है कि ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक लेजर डिवाइस है, जिसे एक्टिवेट करने पर हमें स्विट्जरलैंड के किसी बैंक अकाउंट का नंबर पता चलता है। अब डॉक्टर इस कैप्सूल के बारे में कुछ और चीजें फाइंड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बॉर्न को होश आता है और वो सीधे डॉक्टर पर अटैक करता है। बॉर्न डॉक्टर से चिल्लाते हुए पूछता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ पर हूँ। इसका मतलब बॉर्न अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से भूल चुका है। डॉक्टर उसको बताता है कि तुम हमें समुद्र में बेहोश मिले थे, मैंने तुम्हारी पीठ पर लगी 2 गोलियां निकाली और अब तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन तभी बॉर्न फिर से बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम CIA के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जो वर्जीनिया में है, जहां पर हम अलेक्जेंडर कॉन्कलिन को देखते हैं, जिसे उसका एजेंट इन्फॉर्म करता है कि हमारा मिशन फेल हो चुका है। वेल, अब जैसन कुछ दिनों के बाद इसी बोट पर रहता है। बोट के ऊपर रहते हुए वो मछुआरों की काफी मदद भी करता है, लेकिन वो इस सोच में डूबा हुआ है कि आखिर वो है कौन। बॉर्न की परेशानी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब उसे अपनी हिडन ट्रिक्स का पता चलता है। वो नेविगेशनल मैप्स को आसानी से पढ़ सकता है, रस्सियों को अलग अलग तरीके से बांध सकता है और उसे बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं। वैसे इस बीमारी को एम्ब्लीसिया कहते हैं, जिसमें इंसान की याददाश्त तो चली जाती है, लेकिन उसकी मेंटल स्किल बिल्कुल वैसी रहती है। बॉर्न अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बड़ा ही बेताब रहता है। कुछ दिनों के बाद जब बोट किनारे पर पहुंचती है तो डॉक्टर उसे कुछ पैसे देकर कहता है, तुम इस अकाउंट का पता करने के लिए स्विट्जरलैंड जाओ, शायद वहां तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाए। डॉक्टर की एडवाइस मानकर बॉर्न स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होता है और वहां पहुंचने पर रात भी हो जाती है, इसलिए वो एक पार्क में ही सो जाता है। 2 पुलिस ऑफिसर्स नाइट पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी वो बॉर्न को देखते हैं और उसे उठाकर ID कार्ड मांगते हैं। बॉर्न बताता है कि मेरे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर दोनों पुलिस वाले उससे जबरदस्ती ID कार्ड निकलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉर्न अपने कॉम्बैट फाइटिंग स्किल्स का यूज करके दोनों को बेहोश कर देता है। अभी भी बॉर्न को समझ में नहीं आता कि उसमें इतनी ताकत कैसे आई और बिना खुद को चोट पहुंचाए उसने दोनों को कैसे बेहोश कर दिया। बॉर्न ये सब देखकर घबरा जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी से अपनी जैकेट वहीं छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद हमें CIA के पेरिस हेडक्वार्टर को दिखाते हैं, जहां पर कुछ हाई रैंक्ड एजेंट टीवी पर अफ्रीकन डिटेक्टर बोम्बोजी का इंटरव्यू देखते हैं, जिसमें वो न्यूज रिपोर्टर को बताता है कि CIA ने जान से मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करवाया था, लेकिन वो किसी तरह से बच निकला। अब इन एजेंट्स को पता चलता है कि ये इंटरव्यू तो 2 दिन पुराना है और बोम्बोजी CIA के खिलाफ एक किताब भी लिख रहा है। अब ये सभी एजेंट्स उस किताब को पब्लिश होने से रोकने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बोम्बोजी ने CIA को ऑफर दिया है कि अगर उसकी सारी पावर्स उसे वापस मिल जाती है तो वो उस किताब को पब्लिश नहीं करेगा। फिर CIA के डेप्यूटी डायरेक्टर को दिखाते हैं, जिसका नाम वार्ड एबॉट है। वो जब कॉन्कलिन को मिलता है तो वो उससे बोम्बोजी के बारे में पूछता है कि क्या प्रोजेक्ट रेड स्टॉर्म के लोग उसके ऊपर हुए अटैक में इन्वॉल्व हैं। कॉन्कलिन कहता है कि हाँ सर, लेकिन ये प्रोजेक्ट फेल हो गया था और जिस असासिन को हमने भेजा था उससे तो 2 हफ्ते पहले ही हमारा कम्युनिकेशन टूट चुका है। इधर बॉर्न स्विट्जरलैंड के उस बैंक में पहुंच जाता है जिसका उसे नंबर मिला था। वहां पहुंचने पर जब वो अकाउंट नंबर बताता है तो उसको एक स्पेशल रूम में लेके जाया जाता है। फिर उसका फिंगरप्रिंट स्कैन करने के बाद उसे बैंक के लोग एक बॉक्स देते हैं। उस बॉक्स को ओपन करने पर बॉर्न को कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ एक पासपोर्ट मिलता है, जिसमें उसकी तस्वीर के साथ उसका नाम जेसन बॉर्न लिखा हुआ है और उसमें पेरिस का पता भी है। जब बॉर्न इस बॉक्स की एक लेयर को हटाता है तो उसको $1 मिलियन, 8 अलग अलग देशों के पासपोर्ट जो कि डिफरेंट नाम से रजिस्टर्ड है और एक गन भी मिलती है। बॉर्न इन सभी पासपोर्ट और पैसों को अपने पास रख लेता है और उस गन को बॉक्स में ही छोड़ देता है। फिर इस बॉक्स को वापस देते समय जेसन बैंक के स्टाफ से पूछता है कि पिछली बार मैं यहाँ पर कब आया था। वो बताते हैं कि करीब 3 हफ्ते पहले। बाहर निकलते समय बॉर्न की नजर पड़ती है कि एक आदमी जो उसे बड़ी अजीब शक के निगाहों से देख रहा है। वो आदमी CIA को कॉल करके बॉर्न के प्रेजेंस के बारे में बताता है। अब बॉर्न टेलीफोन बूथ पर जाकर पेरिस के उसी एड्रेस पर कॉल करता है जो उस पासपोर्ट पर लिखा हुआ था, लेकिन कॉल करने पर उसे सामने से अपनी ही आवाज आती है। बॉर्न देखता है कि कुछ पुलिस वाले उसके ऊपर नजर बनाए रखे हुए हैं और उसका
का पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो उनसे बचने के लिए और अपने बारे में पता लगाने के लिए यूएस काउंसलेट पहुंचता है, जहां पर जर्मन पुलिस एंटर नहीं कर सकती। अब बॉन इंटरव्यू की लाइन में खड़ा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक मैरी ग्रेस नाम की लड़की एक ऑफिसर से लड़ रही है। तभी यूएस काउंसलेट के अंदर से कुछ ऑफिसर्स उसे स्पॉट कर लेते हैं, जिनसे बचते हुए बॉन उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है। घर निकलते ही वो मैरी ग्रेस को देखता है, जो अपनी कार के पास खड़ी है। बॉन को पेरिस जाना था, इसलिए वो मैरी से लिफ्ट मांगता है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर बॉन उसे $20,000 ऑफर करता है और मैरी भी चलने के लिए मान जाती है। उधर कॉन्कलन को पता चल गया है कि बॉन अभी जिंदा है। फिर वो एबर्ट को कॉल करके बताता है कि वो वोम्बोजी के अटैक से जुड़े सारे सबूत मिटा देगा। इसलिए कॉन्कलन 3 असासिन को बॉन को मारने के लिए भेजता है। यहाँ बॉन पासपोर्ट पर लिखे हुए पेरिस के एड्रेस पर जब पहुंचता है तो एक औरत उसको पहचान लेती है, लेकिन वो उसको नहीं पहचान पाता। अपने बारे में और पता करने के लिए वो रूम में रखे कुछ पेपर्स चेक करता है, तो उसको पता चलता है कि उसका शिपिंग का बिजनेस है। फिर बॉन अपनी टेबल पर रखे फोन से डायल करता है तो कॉल सीधा रेजिना होटल कनेक्ट होता है। बॉन उसे अपना नाम जेसन बॉन बताकर एंट्रीज के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि ये नाम इस होटल में रजिस्टर्ड है ही नहीं। फिर बॉन उसे अपना ब्रिटिश पासपोर्ट पर लिखा हुआ नाम जॉन माइकल केन के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि जॉन माइकल की डेथ 2 महीने पहले एक हाईवे एक्सीडेंट में हो गई थी। अब मैरी जब वॉशरूम से वापस आती है, तभी कॉन्कलन के भेजे हुए 3 असासिन में से एक बॉन के ऊपर मशीन गन से अटैक कर देता है, लेकिन बॉन अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल से उस असासिन पर भारी पड़ता है और उसके हाथ पैर तोड़ देता है। उसके बाद बॉन उससे कुछ सवाल पूछता है, लेकिन असासिन को पता है कि अगर वो उसे जवाब बता भी दे तो बॉन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए समझदारी दिखाते हुए असासिन खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। अब असासिन का बैग चेक करने पर मैरी को 2 पोस्टर मिलते हैं, जिसमें बॉन और मैरी का नाम वांटेड लिस्ट में लिखा हुआ है। मैरी अपना नाम इस लिस्ट में देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर बॉन मैरी को लेकर यहाँ से निकलता है और अपने सारे पैसों को एक लॉकर में रख देता है। वो मैरी को उसके $20,000 भी दे देता है और उसे एडवाइस देता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुरंत पुलिस के पास चले जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ रही तो तुम्हारे ऊपर खतरा हो सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम पुलिस को सारी सच्चाई बता दो और बच जाओ। अब क्योंकि मैरी ने अपना नाम वांटेड लिस्ट में देख लिया है तो वो बहुत घबरा जाती है, इसलिए पुलिस के पास जाने से मना करती है। फिर सीआईए के ऑफिस में कॉन्कलन को पता चलता है कि उसके एक असासिन को बॉन ने मार दिया। अब कॉन्कलन पेरिस की पुलिस फोर्स को बॉन के पीछे लगा देता है। कुछ देर तक बॉन को ढूंढते हुए पुलिस को उसकी गाड़ी दिख जाती है। उसमें बॉन के साथ मैरी बैठी होती है। वो दोनों पुलिस से बचते बचते एक अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में चले जाते हैं, जहाँ पुलिस उन्हें ट्रेस नहीं कर पाती। रात होने पर दोनों पार्किंग एरिया से निकलकर एक होटल में जाते हैं। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल की मॉर्ग में वोम्बोजी को, जो यहाँ पर माइकल केन की डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए आया है, लेकिन वोम्बोजी उस डेड बॉडी को पहचान नहीं पाता। जब ये बात कॉन्कलन को पता चलती है तो वो वोम्बोजी को मारने के लिए एक नए असासिन को भेजता है, जिसका नाम प्रोफेसर है। दरअसल वोम्बोजी सीआईए के बारे में कुछ ऐसा जानता है जिससे वो सीआईए का नाम और निशान मिटा सकता है। इसलिए उसे मारने के लिए कॉन्कलन ने ट्रेड स्टॉर्म नाम का एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन ये ऑपरेशन फेल हो गया और वोम्बोजी बच गया था। उसके बाद वोम्बोजी सीआईए को एक्सपोज करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कॉन्कलन ने प्रोफेसर को वोम्बोजी के साथ बॉन को मारने का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उधर होटल में बॉन मैरी के बालों को काट कर छोटा करता है और फिर बालों का कलर भी बदल देता है, जिससे उसको कोई पहचान न पाए। इसी बीच ये दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। अगले दिन मैरी होटल रेजिना से माइकल केन के बारे में इंफॉर्मेशन पता करती है, तो उसे एक बिल मिलता है। इधर प्रोफेसर अपने काम को अंजाम देने के लिए वोम्बोजी के अपार्टमेंट पर स्पाइंग करता है और उसे मारने में कामयाब भी हो जाता है। जब ये खबर एबॉर्ड को पता चलती है तो उसे लगता है कि सीआईए में उसकी नाक के नीचे किसी और ने ये काम किया, इसलिए वो इसके बारे में पूछने के लिए कॉन्कलन के पास जाता है। वो बताता है कि शायद वोम्बोजी को बॉन ने मारा होगा, क्योंकि यही उसका मिशन था जिसमें 2 हफ्ते पहले वो फेल हो गया। लेकिन अब बॉन वापस आ गया है और उसने अपना मिशन पूरा कर लिया, जिसकी रिपोर्ट देने के लिए जैसे ही वो हमारे पास आएगा तो हम उसको मार देंगे। इसके बाद हम बॉन को देखते हैं, जिसके हाथ में माइकल केन का बिल है, जिसमें उसका कॉल रिकॉर्ड भी है। अब बॉन सभी नंबर पर कॉल करता है तो उसको एक कंपनी के बारे में पता चलता है, जिसका नाम है अलायंस सिक्योरिटी। बॉन इस कंपनी के ऑफिस में जाता है तो वहाँ का स्टाफ उसे माइकल केन समझता है। फिर वो एक आदमी से मिलता है जो उसे शिप के बारे में पूछता है, क्योंकि माइकल का शिप का बिजनेस था। ये आदमी बॉन को उसके बिजनेस के कुछ पेपर्स देता है। बॉन अब बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अगर वो जेसन बॉन है तो कंपनी वाले उसे माइकल केन कहकर क्यों बुला रहे हैं, और अगर वो माइकल केन है तो होटल वाले उसे मरा हुआ क्यों समझते हैं। अपने इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो मैरी के साथ हॉस्पिटल के मॉर्ग में जाता है, जहां माइकल की डेड बॉडी है। वहां पहुंचने पर वो देखता है कि माइकल की लाश को गायब कर दिया गया है। फिर बॉन को वहां के रजिस्टर से पता चलता है कि आखिर बार माइकल को देखने के लिए वोम्बोजी ही आया था। वोम्बोजी के बारे में पता करने के लिए बॉन फिर उसके घर पहुंचता
पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि उसे भी मार दिया गया। अब बॉन को एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें वोम्बोसी ने बताया था कि 2 हफ्ते पहले फ्रांस में नदी पर बोट में बैठे किसी आदमी ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वोम्बोसी ने उस आदमी को नाव से धक्का देकर उसकी पीठ पर 2 गोलियां भी चलाई और वहां पर यह भी लिखा होता है कि बॉन ने ही वोम्बोसी को मारा है। अब बॉन को सब कुछ याद आ जाता है कि वो पहले एक CIA एजेंट था और वोम्बोसी को मारने के लिए थोड़े दिन पहले ऑपरेशन ट्रेड स्टॉर्म में माइकल केन का नाम रखकर फ्रांस गया था। लेकिन जब ये मिशन फेल हो गया तो CIA ने इस फेलियर को छुपाने के लिए पहले तो रियल माइकल केन को मरवा दिया और अब वो बॉन को मारने के पीछे पड़े हुए हैं। पर बॉन को ये बात याद नहीं आती कि ये मिशन किस वजह से फेल हुआ। जब मैरी और बॉन वापस होटल पहुंचते हैं वो देखते हैं कि पुलिस उनका पहले से ही इंतजार कर रही है। दोनों फिर पुलिस से बचकर निकल जाते हैं। मैरी बॉन को कहती है कि पुलिस को सरेंडर करने का यही समय है, लेकिन बॉन उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि अगर तुम सरेंडर भी कर दोगी तो CIA तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुम्हें CIA के बारे में और कॉन्कलन के सीक्रेट ट्रेडस्टॉर्म ऑपरेशन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। बॉन को डर होता है कि अगर उसने ये बात पुलिस को बताई तो उसकी जान तो जाएगी, लेकिन उसके साथ CIA डायरेक्टर एबोट को भी पकड़ ले जाएगा। उसके बाद दोनों पेरिस के बाहर मैरी के दोस्त के फार्म हाउस पर जाते हैं क्योंकि पेरिस में दोनों को पुलिस ढूंढ रही है। अगले दिन CIA को मैरी की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और कॉन्कलन उन्हें मारने के लिए प्रोफेसर को भेजता है। यहाँ फार्म हाउस पर मैरी का दोस्त बताता है कि मेरा डॉग आज सुबह से गायब है, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करता और हमेशा घर पर ही खेलता रहता है। ये सुनकर बॉन अलर्ट हो जाता है और उसको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो सभी को बेसमेंट में छिपने के लिए कहता है। उसके बाद बॉन घर में रखी एक हंटिंग राइफल से बाहर पड़े हुए ऑयल बैग को उड़ा देता है। बॉन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो कोई भी उस पर निगरानी कर रहा था उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और बॉन उन्हें ढूंढ पाएगा। लेकिन प्रोफेसर उसको देख लेता है और वो बॉन के ऊपर गोली चलाता है, पर वो बच जाता है। बॉन को उसकी लोकेशन पता चल गई है। प्रोफेसर भी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग निकलता है और थोड़ी देर तक पीछा करने के बाद बॉन उसे शूट करके नीचे गिरा देता है। फिर प्रोफेसर से पूछने पर पता चलता है कि वो भी ऑपरेशन ट्रेड स्टॉर्म में था और वो ऑर्डर मिलने पर ही अकेला काम करता था। अब इससे पहले बॉन प्रोफेसर से कुछ और पूछ पाता वो मर जाता है। अब उसको पता है कि CIA वाले उसकी जान लेकर ही मानेंगे, इसलिए मैरी की जान बचाने के लिए वो अपने पास कुछ पैसे रखता है और बाकी पैसे मैरी को दे देता है। वो उसे इस दलदल से दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कहता है। मैरी उससे प्यार करती है और उसे बॉन पर पूरा भरोसा है कि वो उसे बचा लेगा। बॉन को पता है कि CIA उसका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ेगी, इसीलिए वो कैसे भी करके मैरी को यहाँ से भेज देता है। उसके बाद बॉन प्रोफेसर के फोन से कॉन्कलन को कांटेक्ट करता है तो कॉन्कलन कहता है अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैरी को लेकर मेरे पास आ जाओ। बॉन उससे झूठ कहता है कि प्रोफेसर ने मैरी को मार दिया और अगर मैं तुम्हारे पास आया तो तुम मुझे भी मरवा दोगे, इसीलिए बॉन उससे मिलने के लिए एक एड्रेस देता है। अब जब कॉन्कलन बॉन की बताई जगह पर पहुंचता है तो बॉन नोटिस करता है कि कॉन्कलन अपने साथ कुछ अंडरकवर CIA एजेंट को भी लेके आया है, इसीलिए वो उसे कॉल करके मिलने के लिए मना कर देता है और जाने से पहले बॉन उसकी गाड़ी पर ट्रैकर भी लगा देता है। कॉन्कलन का पीछा करते हुए बॉन उसके सेफ हाउस तक पहुंच जाता है। सिक्योरिटी गार्ड से बचने के लिए बॉन पार्किंग की सभी गाड़ियों का अलार्म बजा देता है और चुपके से कॉन्कलन के पास आकर उसके ऊपर गन पॉइंट करके पूछता है कि CIA मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। कॉन्कलन कहता है कि तुम US गवर्नमेंट के एक फेलियर एजेंट हो और एक बात बताओ, तुमने उस दिन वोम्बोसी को क्यों नहीं मारा। तभी बॉन को कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं जिसमें वो वोम्बोसी को मारने के लिए उस पर गन पॉइंट करता है, लेकिन उसके बीवी बच्चों को देखकर वो गोली चलाने से रुक जाता है। तभी वोम्बोसी के गार्ड उस पर गोलियां चलाते हैं और वो नदी में गिर जाता है। बॉन अब कॉन्कलन को ये भी बताता है कि तुम CIA को बताओ कि जेसन बॉर्न मर चुका है और उसका पीछा करना अब बंद कर देना चाहिए। लेकिन कॉन्कलन कहता है कि हमारी तो सारी बातें रिकॉर्ड होकर CIA के पास पहुंच रही है, इसीलिए मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। फिर बॉन उसे बेहोश करके उस सेफ हाउस के सभी गार्ड्स को मारकर चला जाता है। कुछ देर के बाद एक आदमी कॉन्कलन को भी मार देता है। इस किलर को कॉन्कलन ने बॉन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन एबॉट ने इसे कॉन्कलन को ही मारने का ऑर्डर दे दिया क्योंकि एबॉट चाहता था कि इस केस को जिसने इतना बड़ा बनाया उसे जीने का कोई हक नहीं और कॉन्कलन CIA के लिए बहुत बड़ा खतरा था। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ग्रीस के एक आइलैंड पर मैरी ने बॉन के दिए पैसों से अपना बिजनेस स्टेबल कर दिया है। तभी बॉन उसे सरप्राइज देकर कहता है कि तुम्हें ढूंढने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। इसी के साथ द बॉन फिल्म सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। सीरीज के पिछले पार्ट की एंडिंग में हमने देखा था कि कॉन्कलन के मर जाने के बाद बॉन अपनी गर्लफ्रेंड मैरी के पास ग्रीस में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि बॉन मैरी के साथ गोवा में शिफ्ट हो गया है। गोवा में ये दोनों अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आते हैं, लेकिन बॉन को अभी भी कुछ चीजें परेशान कर रही होती हैं। उसे अभी भी अपने पुराने समय की बातें याद आती हैं, इसलिए उसे अपने पास्ट के विजुअल्स बार बार दिखाई देते हैं। बॉन को समझ में नहीं आता कि इन विजुअल्स में ये जगह कौन सी है, इसलिए वो काफी परेशान हो जाता है। बॉन को जब भी कोई विजुअल आता है तो वो
उसको अपनी डायरी में नोट कर लेता है। अब अगले सीन में हम बर्लिन शहर को देखते हैं, जहाँ CIA का एक ऑपरेशन चल रहा है, जिसे CIA एजेंसी की डेप्यूटी डायरेक्टर पैमेला लैंडी ऑपरेट कर रही है। इस मिशन में पैमेला अपने एक एजेंट को $3 मिलियन देकर एक सीक्रेट डील के लिए भेजती है। उसके एजेंट को ये $3 मिलियन एक अननोन आदमी को देने होते हैं, जिसके बदले वो उस एजेंट को सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल देगा। इस फाइल में 7 साल पहले CIA के अकाउंट में गायब हुए $20 मिलियन के बारे में कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है। जब ये मिशन चल रहा होता है तभी हम आल को देखते हैं, जो रशियन गवर्नमेंट की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का काबिल असासीन होता है। इसके अलावा ये एक रशियन बिजनेसमैन ग्रेटकोव के लिए काम करता है, जिसने गवर्नमेंट की सभी सर्विस को प्राइवेट सेक्टर में बदल दिया है। CIA के इस मिशन को बर्बाद करने के लिए आल एक बिल्डिंग में 2 बॉम्ब प्लांट करता है। एक बॉम्ब से पूरी बिल्डिंग की पावर सप्लाई कट हो जाती है और दूसरे बॉम्ब को खुला छोड़ दिया जाता है। इस बॉम्ब पर उसने जेसन बॉर्न के फिंगरप्रिंट्स को छोड़ दिया है, ताकि सारा शक बॉर्न के ऊपर ही चला जाए। पावर सप्लाई कट होते ही पूरी बिल्डिंग में अंधेरा छा जाता है और इसका फायदा उठाकर अल उस एजेंट और अननोन आदमी को मार देता है। जाते वक्त अल यहाँ से पैसों के साथ उस फाइल को भी लेके जाता है। मिशन फेल होते ही पैमेला लेडी अब काफी परेशान हो जाती है। इधर अल इस फाइल को रशियन बिजनेसमैन ग्रेटकोव को दे देता है। फिर ग्रेटकोव उसे एक नया मिशन बताता है, जिसमें उसे जेसन बॉर्न को मारना है। अब अल को पता चलता है कि बॉर्न इस समय गोवा में है, इसीलिए वो गोवा पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही वो बॉर्न की तलाश में लग जाता है। लेकिन वो बॉर्न को ढूंढे उससे पहले बॉर्न की नजर उस पर पड़ जाती है। बॉर्न उसको देखकर समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और ये आदमी उसे ढूंढने ही गोवा आया है। फिर बॉर्न उसकी नजरों से बचता हुआ मैरी को लेकर यहाँ से निकल ही रहा होता है, लेकिन आल उसे स्पॉट कर लेता है और उसका पीछा करने लग जाता है। बॉर्न अपनी सीट मैरी के साथ एक्सचेंज करता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर आल उसके पास आए तो वो उसे शूट कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आल एक जगह पे रुक जाता है और अपनी स्नाइपर से ड्राइवर सीट पर गोली चलाता है, क्योंकि उसे लगता है कि बॉर्न ड्राइविंग कर रहा है। मैरी को गोली लगते ही उसकी गाड़ी से कंट्रोल खत्म हो जाता है और गाड़ी पानी में गिर जाती है। पानी में जाने के बाद बॉर्न मैरी को गाड़ी से निकालता है और पता चलता है कि मैरी तो मर चुकी है। फिर भी बॉर्न उसे बचाने के लिए पानी के अंदर ही ब्रीथ देने लगता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉर्न बड़े ही दुखी मन से मैरी को पानी के अंदर ही छोड़ देता है और वहां से निकलता है। आल ब्रिज के ऊपर से उन दोनों पर नजर बनाए रखा हुआ है। उसे पानी के अंदर से कोई भी हलचल नजर नहीं आती। वो समझ जाता है कि मैरी और बॉर्न दोनों मर गए, इसीलिए वो चला जाता है। इसके बाद हम पैमेला लैंडी के एजेंट्स को देखते हैं, जो उस बिल्डिंग में जाते हैं जहां बॉम्ब लगाया हुआ है और उन्हें वहां पर एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। जब वो इस फिंगरप्रिंट्स को अपने डाटाबेस पर अपलोड करते हैं तो पता चलता है कि फिंगरप्रिंट ऑपरेशन ट्रेडस्टॉर्म में शामिल एक CIA एजेंट का है और इसके अलावा इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। इन्हें उस एजेंट का नाम भी पता नहीं चलता, क्योंकि इनके पास ऑपरेशन ट्रेडस्टॉर्म का एक्सेस नहीं होता। पैमेला इन सारी चीजों का पता करने के लिए वर्जीनिया में CIA के हेडक्वार्टर में जाने के लिए निकल जाती है। फिर हम आल को देखते हैं, जो अपने बॉस ग्रेटकोव के पास आता है और उसे मिशन के कंप्लीट होने की न्यूज देता है। उसके बाद वो अपनी फीस लेकर वहां से निकल जाता है। ग्रेटकोव को भी लगता है कि बॉर्न मर चुका है, लेकिन उसे नहीं पता कि बॉर्न अल को चकमा देकर बच गया है। इधर जेसन बॉर्न काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। उसकी लाइफ में बस मैरी थी, जिसे वो अपना बोल सकता था। बेचारी वो भी मर गई। पानी से बाहर आने के बाद बॉर्न मैरी की तस्वीरें, पासपोर्ट और उससे जुड़ी हुई सारी चीजें जला देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी याद उसे जरा भी तंग करे। अब बॉर्न सोचता है कि उसने CIA से अपना पीछा छुड़ा लिया था और अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अब उसे कौन और क्यों टारगेट कर रहा है। इसके बाद इन चीजों के बारे में पता करने के लिए बॉर्न इटली के लिए निकल जाता है। यहाँ पैमेला लैंडी वर्जीनिया के CIA हेडक्वार्टर में पहुंच चुकी है और उसे ऑपरेशन ट्रेडस्टॉर्म का एक्सेस मिल जाता है, जिसमें फिंगरप्रिंट अपलोड करने पर एजेंट का नाम आता है जेसन बॉर्न। पैमेला को लगता है कि इस काम में कोई अंदर का आदमी मिला हुआ है। इसके बारे में और पता करने के लिए वो सीनियर डायरेक्टर एबॉट से मिलती है, लेकिन एबॉट पैमेला से इस ऑपरेशन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। पैमेला उसको बताती है कि बर्लिन के ऑनगोइंग मिशन में हमारे एजेंट का मर्डर हुआ है और उसे वहां पर बॉर्न का फिंगरप्रिंट मिला। इतना सुनने के बाद एबॉट बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि ऑपरेशन ट्रेडस्टॉर्म के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन बाहर निकल जाती है तो उसे तो CIA से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए एबॉट कहता है कि मुझे ऑपरेशन ट्रेडस्टॉर्म के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इस ऑपरेशन को अलेक्जेंडर कॉन्कलिन ऑपरेट कर रहा था और जहां तक मुझे पता है कॉन्कलिन और बॉर्न थोड़े समय पहले मर चुके हैं। फिर पैमेला बताती है कि 7 साल पहले CIA से $20 मिलियन चुरा लिए गए थे और उसके थोड़े समय के बाद उन्होंने एक आदमी को ढूंढा जो इसके बारे में बता सकता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसको मार दिया और बाद में खुद को भी शूट कर दिया। उसके बाद पैमेला जब कॉन्कलिन का कंप्यूटर चेक करती है तो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो देखती है कि उसके बैंक अकाउंट में $7,60,000 होते हैं। इससे पैमेला का पूरा शक कॉन्कलिन और बॉर्न के ऊपर चला जाता है। वो बताती है कि जेसन बॉर्न ने ही बर्लिन में हमारे एजेंट को मारकर पैसे और फाइल चुरा लिए हैं।
इसके बाद जैसन को देखते हैं जो अपने रियल पासपोर्ट का यूज करके एक दूसरी जगह पहुंचता है और ये बात सीआईए को पता चलती है तो वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को बॉन को रोकने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। उसे पकड़ने के बाद एयरपोर्ट पुलिस उसे पूछताछ करने लगती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर सीआईए को कॉल लगाता है, लेकिन ये बात बॉन को पता चल जाती है, इसलिए वो उन्हें मारता है और यहाँ से भाग भी जाता है। लेकिन भागने से पहले बॉन उस पुलिस वाले के मोबाइल से सिम कार्ड डिटेल्स को कॉपी कर लेता है ताकि वो जिससे भी बात करे बॉन को पता चल जाए। जब वो पुलिस ऑफिसर पैमेला लैंडी को कॉल करता है तो बॉन को पता चलता है कि सीआईए में नई डेप्यूटी डायरेक्टर आ गई है जो एक केस को हैंडल कर रही है जिसमें वो बॉन को बर्लिन में हुई किलिंग का सस्पेक्ट मान रही है। इसके बाद बॉन एक गाड़ी चुराकर यहाँ से जाने लगता है और रास्ते में उसे पुराने विजन्स याद आते हैं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो ऑपरेशन टेररस्टॉर्म का हिस्सा थी जिसका नाम निकी होता है। निकी एक टेक्नीशियन होती है और इसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। एबॉट निकी को सीआईए के हेडक्वार्टर में लेके जाता है जहां वो पैमेला से मिलती है। पैमेला उससे जेसन बॉर्न, कॉन्कलिन और ऑपरेशन टेररस्टॉर्म के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता। फिर पैमेला निकी को अपने मिशन में शामिल करने का ऑफर देती है। इसके बाद हम बॉर्न को देखते हैं जो ऑपरेशन टेररस्टॉर्म में जिंदा बचे एक एजेंट के पास जाता है और उससे पूछता है कि बताओ ये सब कुछ क्या चल रहा है। वो बताता है कि कॉन्कलिन के मरने से पहले ही इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया था और बातों ही बातों में वो पुलिस को भी कॉल कर देता है जिससे इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और बॉर्न को ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ता है। यहाँ से जाते वक्त बॉर्न घर की गैस लीक कर देता है और पूरे घर को ही उड़ा देता है जिससे कोई सबूत ना बचे। बॉर्न बहुत परेशान होता है और उसको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। कुछ देर सोचने के बाद वो पैमेला लैंडी का पीछा करने के लिए बर्लिन पहुंचता है। पैमेला का पीछा करते हुए वो उसके सामने वाली बिल्डिंग के टेरेस पर जाता है। बॉर्न को लगता है कि पैमेला का कनेक्शन ऑपरेशन टेररस्टॉर्म से है। अब बॉर्न स्नाइपर से पैमेला को गन पॉइंट पर रखकर उसे कॉल करता है और पूछता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो, तुम्हारा टेररस्टॉर्म से क्या कनेक्शन है। पैमेला बताती है कि यह ऑपरेशन कॉन्कलिन की मौत के साथ ही खत्म हो गया था और वो इसके बारे में और कुछ ज्यादा नहीं जानती। पैमेला की बातें सुनने के बाद बॉर्न उसे मारने का इरादा बदल लेता है। तभी उसे निक्की दिखाई देती है और उसे याद आता है कि वो भी तो टेररस्टॉर्म का हिस्सा थी। इसलिए बॉर्न पैमेला को कहता है कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं निक्की से पर्सनली मिलना चाहता हूँ। फिर सीआईए के ऑफिस में डिस्कस होता है कि निक्की को उसके पास भेजने के लिए क्या क्या इंतजाम करने चाहिए। वो प्लान कर लेते हैं कि निक्की का पीछा कैसे करना है और बॉर्न से उसका मकसद कैसे पता करना है। इसके बाद हैवी रूफटॉप सिक्योरिटी के साथ निक्की के ऊपर नजर रखते हुए उसे बॉर्न के पास भेज देते हैं। तभी अचानक से यहाँ पर एक रैली निकलने लगती है जिसका फायदा उठाकर बॉर्न सीआईए से बचता हुआ निक्की को लेकर गायब और पूरी टास्क फोर्स उसको ढूंढती रह जाती है। फिर बॉर्न निक्की को एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाकर पूछताछ करने लगता है और निक्की उसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है। वो बताती है कि ऑपरेशन टेररस्टॉर्म के बारे में किसी भी डॉक्यूमेंट पर लिखा नहीं था, यानी यह मिशन ऑन पेपर कभी हुआ ही नहीं। इसके साथ ही वो बताती है कि इस ऑपरेशन को एबॉट ऑपरेट कर रहे थे, ना कि कॉन्कलिन। एबॉट ही इसके सुपरवाइजर थे। निक्की को इसके अलावा कुछ भी पता नहीं होता। फिर वो बॉर्न को कहती है कि मैंने सुना है कि बर्लिन में हुई चोरी और किलिंग में तुम्हारा हाथ है, लेकिन बॉर्न कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस समय मैं बर्लिन से 4000 मील दूर गोवा में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। मेरा बर्लिन आने का एक ही मकसद है, उस आदमी को पकड़ना जिसने मेरी गर्लफ्रेंड को मार दिया और मुझे मारने की कोशिश की। इसके बाद बॉर्न वहां से चला जाता है। अब हमें पता चलता है कि इन दोनों की कॉन्वर्जेशन पैमेला सुन रही थी और अब पैमेला भी सोच में पड़ जाती है कि शायद बॉर्न सच बोल रहा है। फिर वो सोचने लगती है कि अगर इन सब के पीछे बॉर्न नहीं है तो कौन है। इसके बाद अगले सीन में हम एक इंटरनेट कैफे में बॉर्न को देखते हैं जहां पर वो कंप्यूटर पर एक रशियन पॉलिटिशियन के बारे में सर्च कर रहा होता है जिसका नाम नेस्की है, क्योंकि निकी ने उसको बताया था कि नेस्की के मर्डर केस में उसका नाम आ रहा है और नेस्की सीआईए के उन $20 मिलियन के बारे में कुछ जानता था। इसलिए बॉर्न इस केस के बारे में सारी चीजें पढ़ना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि नेस्की एक ईमानदार पॉलिटिशियन था और एक दिन अचानक उसकी वाइफ ने उसे मारकर खुद को भी शूट कर दिया। अब बॉर्न उस जगह पर जाने को डिसाइड करता है जहां नेस्की का मर्डर हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्कलिन का असिस्टेंट डेनिजोन एबॉट को उस बिल्डिंग में बुलाता है जहां बॉम्ब लगाया हुआ है। डेनिजोन उसको बताता है कि जहां तक मुझे लगता है इस बॉम्ब को बॉर्न ने नहीं लगाया और कोई बॉर्न को फंसाने की साजिश कर रहा है। ये सब सुनने के बाद एबॉट इसे चाकू से मार डालता है ताकि ये पैमेला को कुछ भी न बता पाए। अब बॉर्न उसी होटल में जाता है जहां नेस्की का मर्डर हुआ था। जब बॉर्न उस रूम में जाता है तो उसे विजुअल्स याद आने लग जाते हैं। बॉर्न को पता चलता है कि उसने नेस्की को मारा था, तभी उसकी वाइफ वहां आ गई, इसलिए बॉर्न उसे भी मौत के घाट उतार देता है। फिर बॉर्न ने क्राइम सीन को इस तरह मैनिपुलेट किया कि देखने पर लगे कि ये नेस्की की वाइफ ने किया है। फिर होटल के किसी स्टाफ को बॉर्न की एक तस्वीर मिलती है जिसके ऊपर वांटेड लिखा हुआ है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। थोड़ी ही देर में होटल पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है, लेकिन बॉर्न उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। उसके भागने के थोड़ी देर बाद पैमेला भी होटल पहुंचती है और जब वो नेस्की के क्राइम सीन को एनालाइज करती है तो उसे पता चलता है कि नेस्की को उसकी वाइफ ने नहीं मारा और ना ही उसने खुद को शूट किया था। इसके बाद हम एबॉट को देखते हैं जो उस रशियन बिजनेसमैन ग्रेटकोव को
कॉल पर बताता है कि हमें जल्दी बॉन को ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो हमने जो $20 मिलियन चुराए हैं उसका राज सबके सामने आ जाएगा। लेकिन ग्रेट को इस काम को करने के लिए मना कर देता है और कॉल ही काट देता है। तभी एबॉट के पीछे बॉन को देखते हैं जो उसके ऊपर गन पॉइंट करके पूछता है कि तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो और तुमने मैरी को क्यों मरवाया था। फिर एबॉट उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि तुम एक खूनी हो और खूनी का पीछा कभी छूटता नहीं। फिर वो बताता है कि उसी ने CIA से $20 मिलियन की चोरी की थी और उसी ने ग्रेट कोव की मदद से नेस्की को मारने के लिए बॉन को भेजा था। बॉन एबॉट की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है और वहां से चला जाता है। फिर जब पैमेला एबॉट के रूम में आती है तो एबॉट अपनी गन से खुद को शूट कर लेता है और मरते वक्त कहता है मैंने जो भी किया वो इस देश के लिए किया। फिर बॉन उस टेप रिकॉर्डर को पैमेला को भेजता है, जिसे सुनकर पैमेला को ये सारी बातें कंफर्म हो जाती हैं कि इस पूरे गेम के पीछे एबॉट और ग्रेट कोव का ही हाथ था और बॉन बिल्कुल निर्दोष है। इसके बाद बॉन नेस्की की बेटी से मिलने और अपने गुनाहों को कबूल करने के लिए मॉस्को जाता है। वहां जाने पर उसको पता चलता है कि अब नेस्की की बेटी कहीं और ही रहती है। वहां की एक औरत उसको एक नया एड्रेस भी देती है। इधर मॉस्को की पुलिस बॉन को ढूंढ रही है और उनके पास उसकी तस्वीर भी है। वो सभी लोगों को बॉन की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं पुलिस के अलावा अल भी उसको ढूंढ रहा है। पूछताछ करते वक्त पुलिस वाले उस टैक्सी ड्राइवर के पास आते हैं जिसकी टैक्सी में बॉन यहाँ पर आया था और वो टैक्सी वाला उन्हें बॉन का पता बता देता है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उनका सायरन सुनने के बाद बॉन चुपचाप वहां से भाग जाता है, लेकिन अल उसके कंधे पर गोली चलाता है और पुलिस अल को अरेस्ट कर लेती है। बॉन मौका देकर वहां से भाग निकलता है। जब अल पुलिस को बताता है कि वो सीक्रेट सर्विस से है तो पुलिस उसे छोड़ देती है। इधर बॉन के घाव से बहुत खून बहता है, जिसके लिए वो एक दुकान से कुछ दवाइयां लेता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसको देख लेता है, लेकिन बॉन वहां से भी बच निकलता है। इसी बीच अल उसको भागते हुए देख लेता है। वो उसका पीछा करता है और उसके ऊपर गोलियां भी चलाता है, लेकिन कुछ देर के बाद अल की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है जिसमें वो मारा जाता है। हाँ, पुलिस ग्रेट कोव को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उनके पास सबूत के तौर पर एबॉट की रिकॉर्डिंग है। फिर बॉन नेस्की की बेटी के पास जाता है। वो उससे अपनी गलती कन्फेस करता है और माफी मांगकर चला जाता है। कुछ समय के बाद बॉन न्यूयॉर्क से पैमेला को कॉल करके पूछता है कि अब तो पूरा केस सॉल्व हो गया, लेकिन CIA मेरा पीछा अब तक क्यों नहीं छोड़ रही है। पैमेला उसे टेप रिकॉर्डर के लिए शुक्रिया करती है और बातों ही बातों में बॉन को उसका रियल नाम बताती है जो कि डेविड वेड है। बॉन पहले मिसौरी में रहता था। फिर पैमेला उसे वापस से CIA ज्वाइन करने का ऑफर देती है, लेकिन बॉन उसे मना कर देता है। इसी के साथ बॉन फिल्म सीरीज का दूसरा पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ इसका पिछला पार्ट एंड हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि बॉन जब नेस्की की बेटी से माफी मांगने जाता है तो अल उसके कंधे पर शूट कर देता है। अब रशिया के मॉस्को में घायल बॉन पुलिस वालों से बचता हुआ एक ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन कुछ पुलिस वालों की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है, इसलिए बॉन चलती हुई ट्रेन से कूद जाता है। फिर बॉन अपनी जान बचाकर एक मेडिकल डिस्पेंसरी पर जाता है, जहां वो एक इंजेक्शन को अपने घाव के ऊपर लगाता है और मरहम पट्टी करता है। अब अपना इलाज करते समय बॉन को पास्ट की कुछ विजुअल्स याद आ जाते हैं और उनमें वो अपने आप को एक अलग जगह पर पाता है। उसकी यादों में हम देख पाते हैं कि बॉन को कोई जबरदस्ती प्रोग्राम में शामिल करना चाहता था। बॉन को ये विजन्स बार बार परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर 2 रशियन पुलिस ऑफिसर आते हैं। जब उनमें से एक पुलिस ऑफिसर बॉन को पकड़ने की कोशिश करता है तो बॉन उसे बेहोशी कर देता है, जिसको देखकर तो उसका साथी बहुत डरता है और फिर बॉन उसे नुकसान पहुंचाए बिना ही चला जाता है। अब इस घटना के 6 हफ्ते के बाद दिखाते हैं पैमेला लैंडी एबॉट की टेप रिकॉर्डिंग को CIA को दे देती है, जिसमें उसने बॉन के सामने अपने गुनाहों को कबूल किया था। इस मीटिंग में पैमेला बॉन की तरफदारी कर रही होती है, लेकिन बाकी लोग उसकी बातों से सहमत नहीं होते और वो जेसन बॉन को CIA का दुश्मन समझते हैं। इसके बाद हम इटली में एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम सिमन रोज है, जो ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सिमन अब अपने खबरी से मिलता है तो उसे जेसन बॉन और उसकी गर्लफ्रेंड मैरी क्रूड्स के बारे में पता चलता है। वो इस केस को सुलझाने के लिए अब बॉन के पीछे लग जाता है। फिर हम पेरिस में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मार्टिन है, जो मैरी का भाई है। जब वो अपने घर जाता है तो वहाँ बॉन उसका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। बॉन उसे बताता है कि मैरी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों खुशी से गोवा में रह रहे थे, लेकिन एक दिन मैरी को किसी ने शूट कर दिया। मार्टिन बहुत उदास होता है और वो बॉन से पूछता है कि क्या तुमने मैरी के कातिल को मार दिया या फिर नहीं। बॉन जवाब देता है कि हाँ। अब हम लंदन में सिमन को देखते हैं, जो कॉल पर बॉन और ऑपरेशन ब्लैक बेयर के बारे में बात कर रहा होता है। उसकी कॉल से ये इन्फॉर्मेशन CIA को पता चल जाती है। अब CIA में सभी डिस्कस करने लगते हैं कि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एक रिपोर्टर को कैसे पता चली। CIA ने सिमन के ऑफिस और घर पर नजर रखने के लिए अपने एजेंट्स को काम पर लगा दिया होता है। फिर हम CIA के नए डायरेक्टर नोहा वॉटसन को देखते हैं, जिसे एबॉट की जगह पर लाया गया है। फिर नोहा अपनी टीम को सिमन की खबरी के बारे में पता करने के लिए कहता है। इसके बाद हम एक ट्रेन में बॉन को देखते हैं। जब बॉन अखबार पढ़ रहा होता है तो उसे सिमन का एक आर्टिकल दिखाई देता है, जिसमें सिमन ने लिखा है कि जेसन बॉन कौन है। उसने मैरी के भाई पर भी एक आर्टिकल लिखा होता है, जिसे देखकर उसे मैरी के विजन्स याद आते हैं। बॉन उसे पढ़कर सरप्राइज होता है और सिमन के बारे में बार बार सोचने लगता है।
फिर जब सिमन अपने ऑफिस में होता है तो बॉन उसे कॉल करके स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाता है। इसी बीच सीआईए के एजेंट सिमन का पीछा कर रहे होते हैं और नोहा ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे से उसके ऊपर नजर रख रहा होता है। अब बॉन को जैसे ही इस बात की भनक लगती है तो वो एक फोन को खरीदता है और चुपके से उस फोन को सिमन की पॉकेट में डाल देता है ताकि उसे सीआईए वाले ट्रेस न कर सके। फिर बॉन उसको गाइड करते हुए एक जगह पर बुलाता है और पूछता है कि तुम्हें ऑपरेशन ट्रेड स्टॉर्म और मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला। सिमन बताता है कि मुझे ये खबर मेरे इन्फॉर्मर ने दी है और उसने ये भी बताया है कि ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर की शुरुआत बॉन से हुई। वो जैसे सिमन से कुछ और सवाल पूछता है तभी वहां पर सीआईए के एजेंट्स आ जाते हैं। बॉन उसे फिर से कॉल पर गाइड करता हुआ एजेंट से बच जाता है, लेकिन नोहा उसे सीसीटीवी में देख लेता है और वो अपने एजेंट्स को इन्फॉर्म करता है कि उसे पकड़ो। एक एजेंट सिमन को मारने वाला होता है, तभी बॉन आकर उसे बचा लेता है। नोहा को सीसीटीवी से बॉन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि वो कहां पर है। अब बॉन सिमन को एक कमरे में छुपने के लिए कहता है, लेकिन सिमन उसकी बात मानता ही नहीं। जब वो रूम से बाहर निकलता है तो एक स्नाइपर उसे शूट कर देता है। फिर बॉन सिमन के बैग से डॉक्यूमेंट्स लेकर उस स्नाइपर का पीछा करता है, लेकिन वो बचकर भाग जाता है। अब बॉन को सिमन की डायरी और एक सीवेल एंड मरबरी नाम के एक इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में पता चलता है और उसे इस बैंक की मैड्रिड ब्रांच का एड्रेस भी मिल जाता है। सिमन का इन्फॉर्मर जब उसकी मौत की न्यूज देखता है तो वो सारे सबूत और एक गन को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। उधर नोहा पैमेला को इस केस में शामिल होने का ऑफर देता है। पैमेला को उसके काम करने का तरीका पसंद नहीं होता, लेकिन जब उसे बॉन के बारे में पता चलता है तो वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। पैमेला ऑफिस आते ही अपने काम पर लग जाती है और सिमन का पूरा बायोडाटा निकाल लेती है। थोड़ी देर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे सिमन के खबरी के बारे में भी पता चल जाता है, जिसका नाम है नील डैनियल्स, जो मैड्रिड का स्टेशन चीफ है। इधर बॉन सीवेल एंड मरबरी के ऑफिस पर पहुंचता है, जहां उसे नेल तो नहीं मिलता, लेकिन उसे ये बात पता चल जाती है कि नेल ही सिमन का खबरी है। वहां उसे नेल की एक पिक्चर मिलती है, जिसे देखने पर उसे विजुअल्स आने लग जाते हैं, जिससे पता चलता है कि नेल ऑपरेशन ट्रेड स्टॉर्म और ब्लैक ब्रेयर में शामिल था। सीआईए ने नेल को पकड़ने के लिए अपने 2 एजेंट्स को उसके ऑफिस पर भेजा है, जहां अभी बॉन मौजूद होता है। फिर बॉन उन दोनों को कंफ्यूज करके मारकर बेहोश कर देता है। तभी वहां पर निकी आ जाती है। 3 मिनट में सीआईए की टीम इधर पहुंचने वाली होती है, इसलिए बॉन निकी को लेकर वहां से चला जाता है, क्योंकि वो जानती है कि नेल कहां पर है। अब निकी बॉन को बताती है कि नेल ने तुम्हारे ऊपर एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन का एक्सपेरिमेंट किया और उसने इस एक्सपेरिमेंट से तुम्हारे सारे जज्बातों को मिटा दिया है। फिर निकी उसे नेल का पता बताती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार भी हो जाती है। सीआईए को नेल की लोकेशन का पता चल जाता है, इसीलिए नोहा उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट एक असासिन को देता है। इसके बाद ये असासिन नेल को मारने के लिए टैंगियर सिटी पहुंचता है। इधर बॉन और निकी भी टैंगियर में आ जाते हैं। निकी सीआईए के डाटा को हैक कर लेती है और उसको पता चलता है कि सीआईए ने नेल को मारने के लिए डैश नाम के एक क्रिमिनल को भेजा है। फिर निकी डैश की लोकेशन को चेंज कर देती है, जिसकी भनक सीआईए को लग जाती है। इसलिए वो अपने असासिन को पहले नेल को और उसके बाद निकी और बॉन को खत्म करने का ऑर्डर देते हैं। अब हम देखते हैं कि बॉन डैश का पीछा कर रहा है। कुछ देर के बाद डैश अपना स्कूटर पार करके थोड़ी आगे एक बैग रखता है। नेल भी इसी तरफ आ रहा है। बॉन को लगता है कि इस बैग में बॉम्ब है, इसलिए वो नेल को पहले रोक देता है, लेकिन तभी बॉन को पता चलता है कि बॉम्ब उसके स्कूटर में है और इससे पहले कि बॉन उससे बच पाता, डैश बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और नेल उसकी चपेट में आकर मर जाता है। अब नेल को मारने के बाद किलर निकी को मारने के लिए निकल जाता है। बॉन भी पुलिस वालों से बचता हुआ निकी को बचाने के लिए वहां से निकलता है। इधर हम निकी को देखते हैं, जिसको भनक लग जाती है कि शहर में ब्लास्ट हुआ है और तभी वो अपने आसपास कुछ पुलिस की गाड़ियों को भी देखती है, इसलिए वो मोबाइल तोड़कर वहां से भाग निकलती है ताकि उसे कोई ट्रेस न कर पाए। अब हम देखते हैं निकी का पीछा वो किलर कर रहा है, इस किलर का पीछा बॉन कर रहा है और बॉन का पीछा पुलिस कर रही है। अब बॉन छत से भागता हुआ हाथों पर कपड़े बांध लेता है ताकि दीवार पर लगे कांच उसके हाथों पर न लगे। भागते हुए निकी एक घर पर पहुंचती है, जहाँ वो किलर भी आ जाता है। इसी बीच बॉन सामने के घर से उस किलर को देखता है और खिड़की से कूदकर वहां जाता है। किलर बॉन को बुरी तरह मारने लगता है और तभी निकी उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद बॉन उस किलर को गला दबाकर मार ही देता है। तभी बॉन उसके मोबाइल से सीआईए को मैसेज भेजता है कि उसने निकी और बॉन को मार दिया, लेकिन नोहा को उस पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो पुलिस को चेक करने के लिए भेजता है। फिर नोहा कॉल पर किसी को ये न्यूज बताता है तो सामने से वो आदमी कहता है कि अगर ऑपरेशन ब्लैक ब्रेयर फेल हो जाए तो इसका सारा इल्जाम पैमेला पर डाल देना। इधर बॉन निकी को बताता है कि मैंने बहुत से बेगुनाह लोगों को मारा है। अब बॉन को एहसास होता है कि सीआईए ने उसे राक्षस बना दिया है, जिसके लिए सही और गलत में कोई फर्क नहीं है और वो एक हैवान की जिंदगी जी रहा है। यहाँ पैमेला बॉन की फाइल को चेक करती है
तो उसे पता चलता है कि जेसन बॉर्न पहला इंसान था जिसे ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें उसे 72 घंटों तक पानी में डुबाया रखा और इन सब के पीछे चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अल्बर्ट हिरिश का हाथ था। इसके बाद हम देखते हैं कि निकी अपने बाल काट रही होती है ताकि उसको कोई पहचान न पाए, क्योंकि अब वो CIA की वांटेड लिस्ट में आ चुकी है और वो उसको मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर निकी बॉन के साथ रहती तो उसके ऊपर खतरे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए बॉन उसे यहाँ से भेज देता है। इसके बाद बॉन उस जगह पर जाता है जहाँ नेल का सामान रखा हुआ था। यहाँ उसे नेल के सूटकेस में एक जला हुआ डॉक्यूमेंट मिलता है जिसके ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ है जो CIA के डायरेक्टर नोवा विजन के ऑफिस का होता है। अब ये सब देखने के बाद बॉन को लगता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से तो जुड़ी हुई है, इसीलिए वो इसका पता लगाने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच जाता है जहां नोआ वॉटसन का ऑफिस होता है। यहाँ नोआ और पैमेला को पता चलता है कि बॉन अभी भी जिंदा है और पैमेला को लगता है कि बॉन उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बॉन सीधे ही नोआ के ऑफिस नहीं जा सकता, इसलिए वो पैमेला को कॉल करके बात करने लगता है। पैमेला को पता है कि उसकी कॉल ट्रेस हो रही है, इसलिए वो बॉन से डायरेक्ट बात नहीं कर सकती और वो उससे कोड वर्ड में बात करती है। वो बॉन को उसका रियल नाम और डेट ऑफ बर्थ बताती है, लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ नहीं होती बल्कि ये एक लोकेशन होती है जहाँ वो बॉन को मिलने के लिए बुलाती है। बॉन भी उसके कोड वर्ड को समझ जाता है। CIA को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो पैमेला के फोन पर एक एड्रेस भेजता है। अब नोहा अपनी पूरी टीम के साथ पैमेला के पीछे उस एड्रेस पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे बॉन कहीं भी नजर नहीं आता। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है जो जेसन बॉर्न का होता है। यहाँ हमें बॉर्न की चालाकी देखने को मिलती है। बॉर्न उससे पूछता है कि अभी तुम कहाँ पर हो, तो नोहा बताता है कि मैं अपने ऑफिस पर हूँ। बॉर्न कहता है कि अगर तुम ऑफिस में होते तो हम दोनों तो आमने सामने बैठकर बात कर रहे होते। इसका मतलब बॉर्न उन्हें पैमेला के पीछे लगाकर उसके ही ऑफिस में आ गया है। अब बॉन उसके लॉकर में रखी हुई सारी फाइल्स को पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि ऑपरेशन ब्लैक बेयर ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म का अपग्रेडेड वर्जन है। बॉन को इस फाइल में उन लोगों की डिटेल्स मिलती है जिनको CIA ने मरवा दिया है। फिर बॉन वहां से सारी फाइल्स लेकर भाग जाता है। नोहा को जब इस बात का पता चलता है तो वो अपने सभी एजेंट्स को तुरंत बॉन के पीछे लगा देता है और इसके अलावा उसने एक असासिन को बॉन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया है। पैमेला को भी बॉन के इस कारनामे का पता चलता है तो वो उस एड्रेस के लिए रवाना होती है जो उसने कोड वर्ड के रूप में बॉन को बताया था। इधर बॉन उन एजेंट से भागता हुआ एक बिल्डिंग की छत पर आता है और वहां पार्किंग से गाड़ी को चुराकर एजेंट से बचकर गाड़ी को बिल्डिंग के नीचे कूदा देता है। इसके बाद बॉन पुलिस की गाड़ी चुराकर यहाँ से बच निकलता है। यहाँ नोआ उस कोड वर्ड को डिकोड कर लेता है जो पैमेला ने बॉन को बताया था, इसीलिए वो अपनी टीम को जल्दी से वहां जाने का ऑर्डर देता है। बॉन के पीछे नोआ का भेजा हुआ असासिन उसे खत्म करने के लिए आता है, लेकिन कुछ देर तक बॉन को चेस करने के बाद वो उसे मारने के लिए अपनी गाड़ी से टक्कर देता है। बॉन एक्सीडेंट से बचने के लिए सीट बेल्ट लगा लेता है और जब उसकी गाड़ी की टक्कर होती है तो उसमें वो असासिन बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब बॉन उसे बिना मारे पैमेला की दी हुई लोकेशन पर पहुंचता है जो एक मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर होता है। इस जगह पर बॉन के ऊपर ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के लिए एक्सपेरिमेंट करके एक हथियार बनाया गया था। उस बिल्डिंग को देखने से बॉन को कुछ विजुअल्स याद आ जाते हैं, लेकिन कैसे भी करके बॉन इन विजुअल्स पर कंट्रोल पाता है और अंदर जाके पैमेला को वो फाइल्स देता है जिसे उसने नोहा के ऑफिस से चुराया था। इन फाइलों को देखकर पैमेला समझ जाती है कि ये फाइल कितनी खतरनाक हो सकती है और इन्हें वापस पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इधर नोआ की पूरी टीम बिल्डिंग को घेर लेती है। अब पैमेला इन फाइल्स को बचाने के लिए इन्हें किसी दूसरी जगह फैक्स मशीन से भेज देती है। नोआ के बहुत सारे आदमी इस बिल्डिंग के कोने कोने तक पहुंच जाते हैं। नोआ जब तक पैमेला के पास जाता तब तक उसने सारी फाइल्स को सेफ जगह पर भेज दिया होता है। बॉन जब इस बिल्डिंग के किसी फ्लोर पर जाता है तो उसे सारी बातें याद आ जाती हैं कि नेल उसे लेकर इसी जगह पर आया था और यहाँ उसके साथ टॉर्चर किया गया था। अब बॉन आखिर में एक डॉक्टर से मिलता है जिसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। बॉन पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। डॉक्टर उसे अपनी बातों में कुछ देर उलझाए भी रखता है क्योंकि उसे पता है कि कुछ ही देर में नोआ की टीम पहुंचने वाली है। बॉन उससे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद मैं अमेरिकी लोगों की जान बचाने में काम आऊंगा, लेकिन तुमने मुझे इन जानवरों को सौंप दिया जिन्होंने मुझसे कई बेगुनाह लोगों का कत्ल करवाया। तुम्हें सारी बातें पता थी लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। बॉन उससे अपने सवाल पूछ ही रहा होता है कि तभी वहां पर नोआ के आदमी आ जाते हैं जिनसे बचने के लिए बॉन खिड़की से कूदता है। अब बिल्डिंग में हम उस आदमी को देखते हैं जिसे नोआ ने बॉन को मारने के लिए भेजा था, जो कि ऑपरेशन ब्लैक बेयर का एजेंट है जिसे बॉन ने घायल हालत में छोड़ दिया था। बॉन यहाँ से बचकर भाग ही रहा होता है कि तभी उसके सामने वो एजेंट आ जाता है और वो मारने से पहले बॉन को पूछता है कि अगर तुम चाहते तो मुझे मार भी सकते थे, लेकिन तुमने मुझे नहीं मारा। बॉन कहता है कि अब मैं वो कातिल नहीं हूँ जो उन्होंने मुझे बनाया था। उन्होंने हमें बिना सोचने वाला कातिल बना दिया जिसका काम सिर्फ ऑर्डर लेके लोगों को मारना होता है, लेकिन हम कोई हत्यारे नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा। वो लोग तुम्हें भी एक कातिल बना रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास अब भी समय है। इन बातों को सुनने के बाद उसे बॉन के ऊपर विश्वास हो ही जाता है और वो उसके ऊपर से अपनी गन हटा देता है। तभी हम देखते हैं कि नोहा के सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं जिनसे बचने के लिए बॉन पानी में कूदता है, लेकिन इस वक्त नोहा उसके
ऊपर गोलियां चलाने लग जाता है। उसे लगता है कि बॉन को उसने मार दिया और वो यहाँ से चले जाते हैं। इसके कुछ दिन के बाद हम निक्की पैटसन को देखते हैं जो टीवी पर न्यूज देख रही होती है। तभी उसको पता चलता है कि CIA के हेड एज़रा कार्मर पर ऑपरेशन ब्लैक बेयर शुरू करने की जांच शुरू कर दी गई है। CIA एजेंसी के डायरेक्टर नोवा वोजन और इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड डॉक्टर अल्बर्ट हिरिश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। निक्की को यह भी पता चलता है कि डेविड वेब यानी जेसन बॉर्न ने इस ऑपरेशन का पर्दाफाश करने के लिए पैमेला को जरूरी इंफॉर्मेशन दे दी थी। पुलिस टीम 3 दिन तक तलाश करने के बाद भी बॉर्न की डेड बॉडी को ढूंढ नहीं पाई। इस खबर को सुनकर निक्की बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसको पता है कि बॉर्न जिंदा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जेसन बॉर्न पानी से तैरकर यहाँ से कैसे बच निकला। इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। मूवी की शुरुआत होती है जेसन बॉर्न के विजुअल से, जिसमें हम देखते हैं कि बॉर्न को एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट ऑपरेशन टेडस्टॉर्म का एक हिस्सा है। यहाँ पर हम बॉर्न के अलावा कुछ और लोगों को भी देखते हैं जो इस ऑपरेशन में शामिल है। फिर हम उन विजुअल्स को देखते हैं जिनमें बॉर्न लोगों को जान से मारता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद जब बॉर्न की आंख खुलती है तो उसे हम ग्रीक और अल्बानियन के बॉर्डर पर देखते हैं। बॉर्न ने अपने आप को बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया है। वो अब एक स्ट्रीट फाइटर बन चुका है और कुछ पैसों के लिए अलग अलग जगह पर जाकर फाइट्स करता है। अब क्योंकि बॉर्न एक CIA एजेंट है, इसलिए उसे हैंड टू हैंड फाइट में हराना कोई आम बात नहीं है। इसके बाद हम आइसलैंड में ऑपरेशन टेडस्टॉर्म की टेक्नीशियन निक्की पैटसन को देखते हैं। निक्की ने जब से जेसन बॉर्न के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्लैक बेयर का खुलासा किया है, तब से वो गुमनामी की जिंदगी जी रही है। यहाँ पर निक्की ने एक हैकर्स की कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया है। फिर निक्की अपने कंप्यूटर से CIA के पूरे सर्वर को हैक कर लेती है, जिससे उसे CIA की सभी फाइल्स का एक्सेस मिल जाता है। इसके बाद तो वो CIA के कुछ सीक्रेट मिशंस की फाइल्स को अपनी पेन ड्राइव में डाउनलोड कर लेती है। इस फाइल का नाम ब्लैक ऑपरेशन है, जिसमें टेडस्टॉर्म और ब्लैक बेयर जैसे कुछ और ऑपरेशन का डाटा होता है। अब निक्की जब इन फाइल्स को डाउनलोड कर रही होती है तो इसका पता CIA की साइबर सिक्योरिटी की हेड ऑफिसर को पता चल जाता है, जिसका नाम है हेदर ली। उसे अपने डिवाइस पर पता चलता है कि ये काम आइसलैंड की किसी हैकर कम्युनिटी ने किया है जो उनके सर्वर के मेन फ्रेम से फाइलें चुरा रहा है। इसके बाद तो हेदर भी अपना कमाल दिखाती है और उस हैकर कैंप की पूरी पावर सप्लाई काट देती है, जिससे निक्की का कंप्यूटर होता है बंद। लेकिन उसने बहुत सारी जरूरी फाइल्स को डाउनलोड कर लिया होता है। लेकिन हेदर भी कोई कम नहीं है। वो लाइट कट करने से पहले निक्की के पेन ड्राइव में मालवेयर डाल देती है। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद हेदर को पता चलता है कि उनके सर्वर से डाटा निक्की पैटसन ने चुराया है, जिसने पहले तो CIA के लिए काम किया था और बाद में जेसन बॉर्न का एक इलीगल मिशन में साथ भी दिया। इस पूरी घटना के बाद CIA की एक मीटिंग होती है, जिसमें हेदर पूरी इंफॉर्मेशन CIA के नए डायरेक्टर रॉबर्ट डुवी को देती है। हेदर बताती है कि एक्स CIA एजेंट निक्की ने उनके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है और मैंने उसकी फाइल में मालवेयर लगा दिया, जिससे वो जब इन फाइल को खोलेगी तो हमें उसकी करंट लोकेशन पता चल जाएगी। निक्की को पकड़ने के लिए इस मिशन को हेदर हैंडल करने लग जाती है। इसके बाद हम बॉर्न को देखते हैं जो स्ट्रीट फाइट कर रहा है। तभी उसकी नजर निक्की पर पड़ती है और उससे मिलने के लिए वो सामने वाले आदमी को नॉकआउट कर देता है। उसके बाद निक्की उसको 1 घंटे के बाद मिलने के लिए ग्रीक की पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने बुलाती है। यहाँ CIA को भी निक्की का पता चल जाता है, इसलिए वो उसे मारने के लिए अपनी टीम भेजते हैं। अब डायरेक्टर रॉबर्ट अपने एक असासिन को निक्की को पकड़ने का काम देता है। पहले तो वो काम करने से मना करता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि निक्की के साथ बॉर्न भी है तो वो इस मिशन के लिए मान जाता है, क्योंकि ये भी ऑपरेशन ब्लैक बेयर का मेंबर था। और जब बॉर्न ने इस ऑपरेशन का खुलासा किया तो पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया था। फिर इसे 2 साल के लिए जेल में भी डाल दिया गया, जहां उसको बहुत टॉर्चर किया जाता था और इन सारी चीजों का जिम्मेदार वो बॉर्न को मानता है। अब यहाँ जब बॉर्न निक्की से मिलता है तो वो बताती है कि CIA वाले ऑपरेशन टेडस्टॉर्म से पहले ही तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए हैं और उन्होंने ये ऑपरेशन ज्वाइन करवाने के लिए तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी। फिर निक्की कुछ ऐसी बातें बताती है जिससे बॉर्न को बहुत बड़ा शॉक लगता है। वो कहती है कि तुम्हारे पिता रिचर्ड वेब ने ही इस ऑपरेशन को शुरू किया था, जो CIA के लिए एक एनालिस्ट का काम किया करते थे। निक्की बॉर्न से रिक्वेस्ट करती है कि तुम्हें एक बार इन फाइलों को जरूर देखना चाहिए। उन दोनों में बात चली रही होती है कि तभी वहां पर CIA की अल्फा टीम पहुंच जाती है, जिन्हें देखकर दोनों अलग अलग चले जाते हैं और अल्फा टीम बॉर्न के पीछे चली जाती है। फिर बॉर्न अपने स्किल्स का यूज करके उन दोनों एजेंट को मारकर यहाँ से निकल जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो पुलिस की बाइक को छीन लेता है, जिससे पुलिस उसके पीछे लग जाती है। अब CIA का असासिन भी ग्रीक पहुंच गया है। उधर निक्की को CIA की ब्रावो टीम ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी वहां पर बॉर्न बाइक से गोलियां चलाते हुए आता है और निक्की को अपने साथ बचा के लेके जाता है। दोनों यहाँ से दूर निकलने लगते हैं, तभी उनके पीछे वो असासिन गाड़ी से आ जाता है और कुछ देर तक पीछा करने के बाद असासिन अपने स्नाइपर से निक्की को शूट कर देता है, जिससे दोनों बाइक से गिर जाते हैं। बॉर्न फिर स्नाइपर से बचने के लिए कवर लेता है और निक्की को हिलने से बिल्कुल मना करता है, लेकिन निक्की उसकी बात नहीं मानती और जब वो हलचल करती है तो असासिन उसे शूट करके मार ही देता है। मरने से पहले निक्की ने बॉर्न की तरफ एक चाबी फेंकी होती है। असासिन अपना पूरा काम करके पुलिस के आने से पहले यहाँ से निकल जाता है। बॉर्न इस चाबी की मदद से एक लॉकर तक पहुंचता है, जिसके अंदर उसको एक डायरी और
उसके साथ एक पेन ड्राइव मिलती है। जब बॉन उस डायरी को पढ़ता है तो उसे अलग अलग पेज पर एक जगह के कोऑर्डिनेट्स नजर आते हैं। जब वो उन्हें सर्च करता है तो पता चलता है कि वो कोऑर्डिनेट्स बर्लिन के हैं, इसलिए बॉन तुरंत बर्लिन के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम एक आईटी कंपनी के मालिक को देखते हैं जिसका नाम एरोन कैलोर है। एरोन एक बहुत ही अमीर आदमी है जिसकी कंपनी का नाम डीप ड्रीम है। यहाँ वो अपनी वेबसाइट की लॉन्चिंग इवेंट में स्पीच दे रहा होता है। वो कहता है कि हमारी वेबसाइट पर सबसे ज्यादा ध्यान यूजर्स की प्राइवेसी का रखा जाता है, जिससे लोगों की जिंदगी काफी हद तक बदल जाएगी। फिर हम एरोन कैलोर और रॉबर्ट डुवी के बीच बातचीत को देखते हैं। रॉबर्ट उसे नई वेबसाइट के लिए बधाई देता है और कहता है कि तुम्हारी वेबसाइट पर आने वाले यूजर्स का डाटा तुम हमें दोगे, जैसे तुम पहले कई बार किया करते थे, और तुम्हारी मदद से CIA का सिस्टम और भी ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। लेकिन एरोन कहता है कि पहले मैंने जो भी गलतियां की मैं उन्हें वापस दोहराना नहीं चाहता, और मैंने अपने यूजर्स को प्राइवेसी का प्रॉमिस किया है, इसलिए मैं अपने यूजर्स की इन्फॉर्मेशन आपके साथ कभी शेयर नहीं करूंगा। फिर हम हैदर ली को बॉन के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखते हैं, जिसमें वो बॉन की मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट पढ़ रही होती है। हैदर को लगता है कि CIA ने उसके साथ गलत किया है। उसके बाद वो बॉन का एक स्टेटमेंट पढ़ती है जिसमें उसने कहा होता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो मैं सही रास्ते पर आ सकता हूँ। इसको देखने के बाद तो हैदर की सहानुभूति बॉन के साथ जुड़ जाती है। अब हम बॉन को देखते हैं जो बर्लिन पहुंचने के बाद एक हैकर के पास जाता है जिसके साथ निक्की पहले काम कर चुकी है। इस हैकर का नाम क्रिश्चियन है। वो आदमी बॉन को पहचान लेता है। फिर बॉन उसे वो पेन ड्राइव देता है जो उसे लॉकर में मिली थी। क्रिश्चियन जैसे ही पेन ड्राइव को कंप्यूटर पर लगाता है तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत हैदर को मिल जाती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि बॉन इस वक्त बर्लिन में है। अब जब बॉन इस पेन ड्राइव की फाइल को देखता है तो उसे पता चलता है कि ऑपरेशन ट्राइडेस्ट्रॉम को उसके पापा रिचर्ड वेब ने ही शुरू किया था, लेकिन थोड़े समय के बाद उसके पापा की डेथ हो गई थी और उनकी डेथ के बाद ही बॉन को इस ऑपरेशन को ज्वाइन करवाया गया। यहाँ CIA उसे पकड़ने के लिए अपनी टीम को क्रिश्चियन के ठिकाने पर भेजती है। बॉन इन फाइलों को समझने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, तभी फिर से उसे विजुअल्स याद आने लग जाते हैं जिसमें हम उसके पापा को देखते हैं जो बॉन से कहते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर जब उसके पापा गाड़ी में बैठते हैं तो उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। बॉन अपने विजुअल्स देख ही रहा होता है कि तभी क्रिश्चियन उसके ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि इन फाइलों की कीमत बहुत ही ज्यादा है और क्रिश्चियन इन फाइल के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर बॉन उसे मारकर बेहोश कर देता है और जब उन फाइल को देखता है तो उसे मेल्कन स्मिथ के बारे में पता चलता है। बॉन इन फाइलों को पढ़ ही रहा होता है कि तभी CIA उसके कंप्यूटर से इन फाइलों को डिलीट कर देती है। इसके बाद बॉन जैसे ही जा रहा होता है तभी वहाँ पर एक फोन बजता है। कॉल उठाने पर उसे रॉबर्ट की आवाज आती है। रॉबर्ट उसे बातों में उलझा कर रखना चाहता है क्योंकि CIA की टीम उसके ठिकाने पर पहुंचने वाली है। बॉन भी उसकी बातों में आ जाता है और उससे बात करने लगता है। तभी उसके पास हैदर का मैसेज आता है जिसमें वो कहती है कि टीम पहुंचने वाली है और तुम्हारे पास बचने के लिए सिर्फ 2 मिनट हैं। CIA की टीम के पहुंचने से पहले बॉन वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम CIA की ऑफिस मीटिंग को देखते हैं जहां एक आदमी मेल्कन स्मिथ के बारे में बात कर रहा होता है। फिर हैदर कहती है कि हमें बॉन को मारने की जगह जिंदा पकड़ना चाहिए और उसे वापस CIA में भर्ती करना चाहिए, क्योंकि उसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे बहुत काम आ सकती है। इसलिए अब वो बॉन को पकड़ने के मिशन को लीड करना चाहती है, लेकिन रॉबर्ट उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तभी वहां पर हम नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर एडविन रसल को देखते हैं जो रॉबर्ट के मना करने के बावजूद भी हैदर को इस मिशन की परमिशन दे देता है। इसके बाद एरोन कैलर को दिखाते हैं जो अपनी टीम के साथ जब ऑफिस से बाहर आता है तो गवर्नमेंट का एक आदमी उस पर लगे झूठे मुकदमों का नोटिस देता है। इस आदमी को रॉबर्ट नहीं भिजवाया है और वो एरोन से कहता है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। इसके बाद तो एरोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने PA से रॉबर्ट के साथ हुई मीटिंग्स की इन्फॉर्मेशन मांगता है, क्योंकि अब वो उसको सबक सिखाना चाहता है। लेकिन एरोन का PA रॉबर्ट को फोन करके वार्निंग देता है कि एरोन आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। इसलिए रॉबर्ट अपने असासिन को कॉल करके बुला लेता है क्योंकि यहाँ के हालात खराब होने वाले हैं। अगली सीन में हम वेल्कन स्मिथ को देखते हैं और ये वही आदमी है जिसने बॉन के फादर की डेथ रिपोर्ट बनाई थी। इसके साथ ही ये ऑपरेशन ट्रेडिस्ट्रॉम और ऑपरेशन ब्लैक ब्रेड से भी जुड़ा हुआ है। फिर बॉन मेल्कन को कॉल करके 15 मिनट बाद मिलने के लिए बुलाता है। तब इनकी सारी बातों को हैदर अपने मोबाइल में सुन रही होती है और वो बॉन को पकड़ने के लिए एक टीम असेंबल करती है। यहाँ हैदर बॉन को तो मारना नहीं चाहती क्योंकि वो उसको एक काबिल एजेंट समझती है, लेकिन रॉबर्ट उसे मारना चाहता है, इसलिए वो अपने असासिन को हैदर की टीम में शामिल कर देता है। इसके बाद मेल्कन स्मिथ बॉन की बताई हुई जगह पर जाने लगता है और उसके पीछे हम हैदर की पूरी टीम को देखते हैं। इधर असासिन हैदर को चकमा देकर उसकी पूरी टीम को मार देता है और छत से मेल्कन के ऊपर स्नाइपर से नजर रखा हुआ है। बॉन फिर अपनी चालाकी दिखाता है और आसपास की सभी बिल्डिंग्स में फायर अलार्म्स को ऑन कर देता है, जिससे वहां भीड़ जमा हो जाती है और बॉन उसका फायदा उठाकर मेल्कन को अपने साथ लेके जाता है। फिर उसे गन पॉइंट पर रखकर सवाल पूछने लगता है। मेल्कन उसे बताता है कि तुम्हारे पापा एक ऐसी टीम बनाना चाहते थे जिसमें दुनिया के सबसे काबिल लोग हों, जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए और उसके बाद उन्हें सीक्रेट मिशन के लिए भेजा जाए, लेकिन
CIA वालों ने इस ऑपरेशन के लिए पहला एजेंट तुम्हें बनाने का फैसला किया, और जब इस बात का पता तुम्हारे फादर को चला तो वो इस ऑपरेशन को बंद करने वाले थे, पर CIA ने असासिन को भेजकर तुम्हारे फादर को मरवा दिया और उसे टेररिस्ट अटैक बताकर सभी का मुंह बंद करवा दिया। इस घटना का फायदा उठाकर तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके ऑपरेशन टेररिस्टॉर्म में शामिल किया गया था। इसी वक्त वहां पर असासिन भी आ जाता है, जिसे देखकर बॉन को याद आता है कि उसके फादर की डेथ के समय वो भी वहां था। जब असासिन उसके ऊपर गोली चलाता है तो वो मेल्कन को लग जाती है और दोनों छत से नीचे गिर जाते हैं। बॉन बड़ी घायल हालत में हैदर के पास पहुंचता है तो हैदर उसे आयरन हार्ट मिशन के बारे में बताती है। वो कहती है कि CIA एरोन की मदद से पूरी दुनिया के ऊपर निगरानी रखने वाली है और इसी के लिए रॉबर्ट अभी एरोन से मिलने के लिए लॉस वेगस जा रहा है, इसलिए तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। बॉन उससे पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। हैदर कहती है कि हम दोनों ही रॉबर्ट से छुटकारा चाहते हैं, और इसके बाद वो बॉन को एक फोन भी देती है। फिर रॉबर्ट, बॉन, एरोन, हैदर और वो असासिन लॉस वेगस पहुंचते हैं। असासिन तो यहाँ पर एरोन को मारने के लिए आया है। जब रॉबर्ट और हैदर एरोन से बैक स्टेज पर मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि हैदर और एरोन ने एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। फिर एरोन जब स्पीच दे रहा होता है तो रॉबर्ट को पता चलता है कि हैदर की मदद से बॉन लॉस वेगस आ गया है। फिर वो अपने असासिन को एरोन को मारने के बाद हैदर को मारने का ऑर्डर देता है। जब असासिन एरोन पर गोली चलाने वाला होता है तभी बॉन उसके ऊपर लाइट से फोकस करता है, जिससे गोली एरोन के हाथ पर लग जाती है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। रॉबर्ट अपने आदमियों को बॉन को मारने का ऑर्डर देकर यहाँ से निकल जाता है, और जब वो अपने होटल पहुंचता है तो बॉन भी वहीं पर आ जाता है। रॉबर्ट उसे फिर से CIA को ज्वाइन करने का ऑफर देता है और उसे बातों में उलझाए हुए रखता है। तभी वहां पर रॉबर्ट का असासिन आकर बॉन को शूट कर देता है, लेकिन बॉन उसे मार देता है। बॉन को गिरा हुआ देखकर रॉबर्ट उसके ऊपर गन पॉइंट करता है, लेकिन तभी हैदर रॉबर्ट को गोली मार देती है। इसके बाद बॉन हैदर की बंदूक लेकर असासिन का पीछा करने लगता है, जो पुलिस की गाड़ी चुरा कर भाग रहा होता है। असासिन बॉन की गाड़ी को टक्कर मारने की पूरी कोशिश करता है, और जब सामने से ट्रैफिक जाम होता है तो वो ट्रैफिक के बीच में अपनी वैन से गाड़ियों को उड़ाता हुआ निकलता है। इसके बाद बॉन अपनी गाड़ी से जब उसे टक्कर मारता है तो उसकी वैन एक मॉल के पिलर से टकराकर बंद हो जाती है। फिर असासिन भागता हुआ एक टनल के अंदर जाता है, जहां बॉन उसको पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच खतरनाक फाइट होती है। उसी बीच वो कहता है कि मैंने ही तुम्हारे फादर को मारा था और तुम वहीं पर थे, लेकिन सारी चीजों को देखकर तुम कुछ भी नहीं कर पाए। ये सुनने के बाद बॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो असासिन को गला दबाकर बुरी तरीके से मार देता है। उसके बाद बॉन वहां से निकल जाता है। फिर हम एरोन को देखते हैं जो अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है, और मीडिया वाले उससे सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारे ऊपर किसने गोली चलाई। एरोन तो पहले से भी ज्यादा फेमस हो चुका है। इस घटना के कुछ दिनों के बाद हम हैदर को देखते हैं, जो रसल से बात कर रही होती है। वो उसे कहती है कि अगर मैं CIA की डायरेक्टर बन जाती हूँ तो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी और CIA के रिश्ते पहले से भी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। उसके बाद मैं बॉन को CIA में शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि उसके जितना काबिल एजेंट कोई नहीं है। फिर हम दोनों साथ में देश की सुरक्षा के लिए काम कर सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद हैदर बॉन से मिलती है। वो उसे उसके फादर का एक मेडल देती है, जिसको देखकर बॉन बड़ा खुश होता है, क्योंकि पहली बार उसने अपनी फैमिली से जुड़ी किसी चीज को देखा है। हैदर उसे CIA को वापस ज्वाइन करने के लिए कहती है और बताती है कि अब CIA में सभी करप्ट ऑफिसर को निकाल दिया गया है। बॉन उसे कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। और जब हैदर अपनी गाड़ी में आती है तो उसको एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। इसे प्ले करने पर वही बातें सुनाई देती है जो उसने नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर के साथ की थी, जिसमें हैदर रसल से कहती है कि अगर बॉन CIA में शामिल नहीं होगा तो वो उसे मार देगी। और इसी के साथ इस फिल्म सीरीज का आखिरी पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। वेलकम डियर रॉकर्ट्स, आज हम देखेंगे द बॉर्न फिल्म सीरीज का 5वां पार्ट, जिसका नाम है द बॉर्न लेगेसी। दरअसल इस फिल्म की कहानी सीरीज की बाकी 4 फिल्म से बिल्कुल अलग है, लेकिन इसमें हम जेसन बॉर्न के जितने काबिल और इंटेलिजेंट एजेंट को देखेंगे जिनकी काबिलियत उसकी दुश्मन बन जाती है और जिसे मारने के लिए CIA नए नए पैतरे आजमाती है। इस मूवी की टाइमलाइन द बॉर्न अल्टीमेटम मूवी के साथ चलती रहती है। इस कहानी की शुरुआत बॉर्न के मॉस्को से भागने के 6 हफ्ते के बाद होती है, और हम देखते हैं कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की डिफेंस सर्विस एक प्रोग्राम चला रही है जिसका नाम है ऑपरेशन आउटकम। इस ऑपरेशन में CIA कुछ जानलेवा एजेंट्स बनाना चाहती है और एरोन क्रॉस को इसी ऑपरेशन के अंडर ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग ऐसी चलती जाती है, लेकिन एरोन को कुछ नियम तोड़ने के कारण सजा के तौर पर थोड़े समय के लिए अलास्का भेजा जाता है, और इस वक्त अलास्का में बहुत ज्यादा ठंड होती है, जिस पर यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। एरोन के पास सर्वाइवल की बहुत कम चीजें हैं, लेकिन वो यहाँ अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके बच जाता है, और अब उसे इस जगह से निकलकर ऑपरेशन आउटकम के सब स्टेशन तक पहुंचना है। उसके पास खाने पीने का सामान बहुत कम है,
है जो कुछ ही समय में खत्म होने वाला है। एरन के पास एक स्नाइपर और कुछ दवाइयां होती है जिन्हें वो थोड़े थोड़े समय के बाद लेता रहता है, जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक ताकत में विकास हो। हालांकि एरन के पास दवाइयां अब बहुत ही कम बची हुई है, लेकिन फिर भी वो अलास्का को अच्छे से एंजॉय करता है। उसे दवाई की जांच के लिए डेली अपना ब्लड सैंपल भी लेना होता है। वो किसी चीज की परवाह किए बगैर अपने टारगेट की ओर बढ़ रहा होता है। थोड़े समय के बाद अमेरिका में CIA के ऑफिसर एड्जा क्रैमर को मार्क रूसो के साथ बातचीत करते हुए देखते हैं। इन्हीं दोनों ने ऑपरेशन ट्रेडस्टॉर्म और ऑपरेशन आउटकम को डिजाइन किया था। एड्जा उन्हें बताता है कि लंदन में सिमन रोज नाम का जर्नलिस्ट ऑपरेशन ब्लैक बेयर और जेसन बॉर्न के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इसके साथ हमारा नाम भी बाहर आ सकता है। मार्क रूसो से कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इसके बाद मार्क ऑपरेशन आउटकम के इंचार्ज कोलोनल एरिक बेयर को जर्नलिस्ट सिमन के बारे में बताता है। इधर एरन को अलास्का पसंद आने लगा है। वो इसे एक्सप्लोर करने के लिए हर वक्त घूमता रहता है और समय समय पर अपनी दवाइयां लेता है। इसके बाद हम वॉशिंगटन DC में ऑपरेशन आउटकम के डायरेक्टर कोलोनल एरिक बेयर को देखते हैं, जो अपनी टीम से ट्रेडस्टॉर्म, ब्लैक बेयर और जेसन बॉर्न के बारे में बात कर रहा होता है। एरिक को इस बात की चिंता होती है कि जल्दी ये खबर पूरी दुनिया को पता चल जाएगी और ऑपरेशन आउटकम का हाल ट्रेडस्टॉर्म और ब्लैक बेयर जैसा हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि मेट्रो स्टेशन पर CIA के डायरेक्टर नोहा वॉसन के एजेंट ने जर्नलिस्ट सिमन को शूट करके मार डाला और इसके बाद सभी जगह उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि इतने बड़े जर्नलिस्ट को मारना कोई आम बात नहीं है। जब एरिक टीवी पर सिमन के मर्डर के न्यूज को देखता है तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि इसके पीछे CIA का हाथ है और अगर इस मामले की जांच हुई तो ऑपरेशन ब्लैक बेयर के साथ ऑपरेशन आउटकम भी खतरे में पड़ जाएगा और उसकी इतनी सालों की मेहनत पर फिर से पानी फिर जाएगा। इधर अलास्का में एरन की दवाई अब खत्म होने वाली है। इस वजह से सब स्टेशन पर पहुंचने के लिए वो एक शॉर्टकट लेता है और छलांग लगाकर एक बहुत ही बड़ी खाई को पार करता है। फिर हम US की लैब में मार्था शेरिंग नाम की एक डॉक्टर को देखते हैं। इस लैब में इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और ये लोग सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस लैब में ऑपरेशन आउटकम के एजेंट्स के लिए दवाइयों पर रिसर्च की जाती है और उन दवाइयों से एजेंट के ऊपर होने वाले रिएक्शन की जांच की जाती है। मार्था का सीनियर डैन हिलकॉट उसे उन सभी एजेंट को टेस्ट करने के लिए कहता है जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। दूसरी ओर इस रिसर्च लैब के हेड टेरेंस वार्ड, मार्क रूसो और एरिक बेयर एक वीडियो क्लिप को देखते हैं जिसमें ऑपरेशन ट्रेडस्टॉर्म, ऑपरेशन आउटकम के मेडिकल एक्सपर्ट्स आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये सब कुछ देखने के बाद एरिक बेयर की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर जेसन बॉर्न ऑपरेशन ट्रेडस्टॉर्म का खुलासा कर देता है तो उसके मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर अल्बर्ट से पूछताछ करने पर ऑपरेशन आउटकम के मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर डैन हिलकॉट का नाम भी जरूर लेंगे, जिससे ऑपरेशन आउटकम का वही हाल होगा जो ट्रेडस्टॉर्म का हुआ था और इसमें एरिक भी पकड़ा जाएगा। इसके बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ऑपरेशन आउटकम से जुड़े सभी लोगों को मार देंगे और सभी सबूत मिटा देंगे ताकि ये बात कभी बाहर आए ना, और फिर थोड़े समय के बाद इसे किसी दूसरे नाम से शुरू कर देंगे। इनका सपना सुपर सोल्जर बनाना है और वो नहीं चाहते कि एक ऑपरेशन के चक्कर में उनका सपना टूट जाए। इधर अलास्का में एरन आगे बढ़ते हुए एक घर के पास पहुंचता है जो ऑपरेशन आउटकम का सब स्टेशन होता है और वहां पर उसको एक एजेंट भी मिलता है जिसे आउटकम 3 का टैग दिया गया है। वो एरन को बताता है कि उसने तय समय से 2 दिन पहले यहाँ पहुंचकर पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन एरन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एरन कहता है कि मेरे पीछे एक भेड़ियों का झुंड पड़ गया था और उनसे बचने के लिए एक पहाड़ी से छलांग लगाते समय मेरी दवाइयां खो गई, लेकिन एरन की दवाइयां खत्म नहीं हुई है। फिर भी वो एक्स्ट्रा दवाई के चक्कर में उससे दवाई मांग रहा होता है, लेकिन वो आदमी अपनी दवाई देने से मना कर देता है। इसके बाद नंबर 3 एरन के ब्लड सैंपल को एक ड्रोन की हेल्प से बाहर भेजता है। फिर जब रात को दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर शक है। इसके बाद हम कोरिया के श्यूल शहर में एक लड़की को देखते हैं जो ऑपरेशन आउटकम की एजेंट है। ये लड़की एक औरत को अपना ब्लड सैंपल देती है, जिसके बदले में वो औरत उसे कुछ दवाइयां देती है। इस लड़की को ये बात पता नहीं है कि ये दवाई एक जहर का काम करती है जिसको लेने के बाद इसकी मौत होने वाली है, क्योंकि एरिक के कहने पर CIA ने अपने एजेंट्स को ये दवाइयां दी है ताकि ऑपरेशन आउटकम से जुड़े सभी मेंबर्स मारे जाएं। इसके बाद हम दुनिया के अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन आउटकम से जुड़े लोगों को देखते हैं जिन्हें ये सेम दवाई दी जाती है, जिसे लेने के बाद हर किसी की मौत हो जाती है। फिर हम अलास्का में एरन और नंबर 3 को आपस में बात करते हुए देखते हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल गए हैं और दोनों इस जगह से काफी खुश भी हैं। कुछ देर के बाद एरन को एक ड्रोन की आवाज आती है और वो नंबर 3 से पूछता है क्या आज यहाँ पर कोई ड्रोन आने वाला है। नंबर 3 कहता है कि उसे इस ड्रोन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इससे एरन को खतरे का एहसास होता है और वो नंबर 3 से कहता है कि बाहर जाकर उस ड्रोन को मैं देखता हूँ, तब तक तुम घर में रहना। जब एरन बाहर जाता है तो ड्रोन से एक छोटा रॉकेट फायर होता है जो उस घर को उड़ा देता है, जिसमें नंबर 3 मारा जाता है, लेकिन एरन बच जाता है। दरअसल ऑपरेशन आउटकम से सिर्फ ये 2 लोग ही बचे हुए थे।
इसलिए एरिक बेयर ने इन्हें मारने के लिए ड्रोन भेजा। उधर कंट्रोल सेंटर में पता चल जाता है कि एरोन अभी भी जिंदा है। एरोन को भी भनक लग गई है कि उसके ऊपर किसी ने हमला करवाया और उसे ये भी पता है कि ये लोग उसे फिर से ढूंढ लेंगे। लेकिन उसकी बॉडी में एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है और ट्रांसमीटर से पीछा छुड़ाने के लिए एरोन एक पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर जाता है और फिर अपने शरीर के उस हिस्से पर स्टील की प्लेट लगाता है जहां ट्रांसमीटर लगा हुआ है, जिससे ट्रांसमीटर का सिग्नल होता है ब्लॉक और ये लोग उसको ट्रेस नहीं कर पाते। इसके बाद एरोन अपनी स्नाइपर से उस ड्रोन के ऊपर शूट कर देता है, जिससे उनका ड्रोन से कनेक्शन पूरी तरीके से टूट जाता है। ये देखने के बाद एरिक बेयर बड़ा परेशान होता है कि अब करे क्या। फिर वो दूसरा ड्रोन भेजने का ऑर्डर देता है। उसकी टेंशन तो और बढ़ जाती है जब उसको पता चलता है कि वो एजेंट और कोई नहीं एरोन क्रॉस है, क्योंकि वो एरोन की काबिलियत को जानता है। इसके बाद एरोन घर के मलबे में उन दवाइयों को ढूंढता है, लेकिन वो दवाइयां मलबे में दब चुकी हैं। फिर एरोन अपनी बॉडी को चीरकर ट्रांसमीटर निकालता है और उसका पीछा करने वाले भेड़िए को फंदे में फंसाकर वो ट्रांसमीटर उसके शरीर में डाल देता है। तभी वहां पर एक दूसरा ड्रोन आता है, जिसकी आवाज को सुनकर वो भेड़िया भागने लगता है और एरोन उसकी दूसरी तरफ भागता है। ड्रोन से निकलने वाले रॉकेट से भेड़िए की मौत हो जाती है, जिससे ऑपरेशन आउटकम वाले समझते हैं कि उन्होंने एरोन को मार दिया। अब हम ऑपरेशन आउटकम की रिसर्च लैब को देखते हैं, जहां पर मराठा का एक जूनियर दरवाजा बंद करके वहां मौजूद सभी लोगों को एक एक करके मारने लगता है, लेकिन मराठा उससे बचकर छिप जाती है। जब वो मराठा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहां पर सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो आदमी खुद को गोली मारता है। दरअसल ये आदमी एरिक बेयर्स के ऑर्डर पर काम कर रहा था और एरिक को पता नहीं था कि मराठा अभी भी जिंदा है। उधर एरोन अलास्का से निकलकर पास के किसी शहर में एक प्राइवेट प्लेन चुराकर अमेरिका पहुंच जाता है। यहाँ आने के बाद वो अपनी सारी चीजें इकट्ठा करता है, जिनमें पैसे, बंदूक और पासपोर्ट होता है। ड्राइविंग करते समय एरोन की नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है, जिसमें लैब में हुए शूट आउट के बारे में लिखा हुआ है। तब उसको पता चलता है कि इस शूट आउट में 6 डॉक्टर्स मारे गए और उनमें से सिर्फ मराठा नाम की डॉक्टर जिंदा बची है। ये देखकर एरोन समझ जाता है कि उसके सभी सवालों का जवाब मराठा के पास है। इसके बाद वो मराठा से मिलने के लिए मैरीलैंड के लिए निकल जाता है। वहीं मराठा घर पर अपना सामान पैक कर रही होती है, क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाना चाहती है। तभी मराठा के घर पर कुछ लोग आते हैं जो खुद को FBI से बताते हैं। फिर उनमें से एक औरत मराठा से पूछती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि उसने शूट आउट के बाद ऑपरेशन आउटकम की इन्फॉर्मेशन और सीक्रेट्स किसको बताए। लेकिन मराठा बहुत ज्यादा परेशान होती है, इसलिए वो उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि जिस जूनियर पर वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती थी, उसी ने अपने साथियों को मार डाला और उसे भी मारने की कोशिश की। तभी उनके एक आदमी को घर की तलाशी लेने पर मराठा की गन मिलती है और इससे पहले कि मराठा कुछ समझ पाती, वो लोग इसको मारने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये लोग कोई FBI एजेंट्स नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, जिन्हें एरिक बेयर्स ने मराठा को मारने के लिए भेजा है। फिर ये लोग जबरदस्ती मराठा के साथ उसी की गन रखकर उसे शूट करने की कोशिश करते हैं, ताकि ऐसा लगे कि मराठा ने डिप्रेशन में खुद को मार दिया। लेकिन तभी यहाँ पर एरोन पहुंच जाता है और कुछ देर तक फाइट करने के बाद वो सभी को ठिकाने लगा देता है। फिर जब एरोन मराठा के पास जाता है तो पहले वो उस पर शक करती है, लेकिन जब उसे याद आता है कि ऑपरेशन आउटकम की शुरुआत में उसी ने एरोन की जांच की थी, तो वो एरोन पर विश्वास करने लगती है। इन किलर का एक साथी गाड़ी में बैठकर उनका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जब उसे अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो वो अंदर जाता है और देखता है कि एरोन मराठा को लेकर यहाँ से निकल चुका है और जाते हुए उसने इस पूरे घर को उड़ा दिया, जिसमें सभी किलर्स मारे जाते हैं। अब रास्ते में एरोन और मराठा एक दूसरे से बात करते हैं। एरोन को लगता है कि मराठा उसके बारे में काफी कुछ चीजें जानती होंगी, क्योंकि वो ऑपरेशन आउटकम में बहुत समय से काम कर रही है। लेकिन मराठा को तो इसका नाम भी नहीं पता, क्योंकि ये लोग सभी एजेंट्स को उनके नंबर से जानते हैं। अब ये सुनकर एरोन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम लोग इंसानों को जानवर की तरह ट्रीट करते हो। फिर एरोन उससे दवाइयों के बारे में पूछता है तो मराठा कहती है कि तुम्हें 2 दिन में सिर्फ एक ही दवाई लेनी चाहिए, जिससे तुम्हारी मेडिकल कंडीशन बिल्कुल सही रहे, और इस दवाई का रंग ब्लू है। एरोन कहता है कि अगर हमने जल्दी से इस चीज का इलाज नहीं ढूंढा तो हम दोनों मारे जा सकते हैं। इसके बाद एरोन उसे सारी बातें बताता है और कहता है कि ऑपरेशन आउटकम में जितने भी लोग थे उन्हें एक एक करके मारा जा रहा है और ये सब कुछ एरिक बेयर्स करवा रहा है। इस ऑपरेशन के बारे में जानने वाले लोगों में सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं, इसलिए हमारी जान को खतरा है। अब मराठा एरोन को उस जगह के बारे में बताती है जहां इन दवाइयों को बनाया जाता है। वो बताती है कि अगर हम उस जगह पर पहुंच पाए तो इस चीज का परमानेंट इलाज मिल सकता है। इसके बाद दोनों मनलिया में दवाइयों की फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। इधर एरिक बेयर्स काफी गुस्से में है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके चारों किलर्स को मराठा अकेले कैसे मार सकती है। उसे नहीं पता कि वो एरोन ने किया है। यहाँ एरोन अपनी और मराठा की नकली ID बनाता है ताकि वो दवाई की लैब के अंदर जा सके।
जब एरिक पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि मराथा एयरपोर्ट से मनीलिया गई है। और जब ये सभी पैसेंजर्स की लिस्ट देखने लगता है तो इन्हें पता चलता है कि मराथा के साथ एरोन भी है। अब मनीलिया पहुंचने के बाद एरोन और मराथा उस लैब में जाते हैं। दरअसल मराथा पहले भी इस लैब में कई बार आ चुकी है, इसलिए वहां का सिक्योरिटी गार्ड उसे एंट्री देता है। लैब के अंदर एक चैम्बर में आने के बाद मराथा एक नया केमिकल बनाती है जिसके अंदर इतनी ताकत होती है कि यह दवाइयों की जरूरत को खत्म कर देती है। इसके बाद एरोन को कभी दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन ये केमिकल थोड़ा खतरनाक होता है जिससे एरोन बीमार भी हो सकता है। यहाँ एरिक इस लैब के सभी लोगों को इन दोनों को पकड़ने का ऑर्डर देता है और जब यहाँ के गार्ड्स एरोन को पकड़ने के लिए जाते हैं तो एरोन उन्हें मारकर बेहोश कर देता है और मराथा के साथ बाहर निकलता है, जहाँ वो हवा में फायरिंग करता है जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सभी वर्कर्स बाहर की तरफ भागते हैं, जिसका फायदा उठाकर एरोन यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि एरिक ने ऑपरेशन लैरेक्स के अंदर कुछ खतरनाक सोल्जर्स बनाए हैं जिन्हें ट्रेनिंग देते समय ब्रेन वॉश किया गया, इसलिए ये सही गलत के बीच का फैसला नहीं कर पाते। फिर बैंकॉक के एक लैरेक्स एजेंट को एरोन और मराथा को मारने का मिशन दिया जाता है। वहीं केमिकल की वजह से एरोन की हालत खराब होती जाती है, इसलिए मराथा उसको एक होटल में लेके जाती है। एरोन को लगता है कि वो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए वो मराथा से कहता है कि मेरे मरने के बाद अकाउंट में पड़े सारे पैसों को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाना। लेकिन मराथा उसे किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ना चाहती और वो उसके साथ रहने का फैसला करती है। अब लैरेक्स एजेंट भी मनीलिया पहुंच गया है। सुबह होने पर जब मराथा दवाई लेने के लिए दुकान पर जाती है तो वो देखती है कि उनकी होटल को पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए वो चिल्लाकर एरोन को बता देती है और खुद भी वहां से भागती है, लेकिन पुलिस उसका पीछा करने लगती है। एरोन जब पुलिस से बचकर होटल की छत पर जाता है तो वो मराथा को भागते हुए देखता है। इधर लैरेक्स एजेंट भी एरोन का पीछा करने लगता है। भागते हुए मराथा एक छोटी सी गैलरी में फंस जाती है जिसके दोनों ओर पुलिस है। तभी एरोन वहां आकर उसको बचा लेता है और एक बाइक से दोनों भागते हैं। ये किलर भी पुलिस की गाड़ी चुराकर उनका पीछा करता है। रास्ते में आने वाले सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मारता हुआ ये आगे बढ़ता है। वो शूट भी करता है लेकिन एक खंबे से टकराकर उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। इसके बाद अपनी जान बचाकर ये दोनों एक डॉकयार्ड में पहुंचते हैं। एरोन की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि उसे गोली भी लगी है। वहाँ के कुछ मछुआरे मराथा की मदद करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ऑपरेशन आउटकम वाले एरोन को होटल पर पहुंचाते हैं तो वहाँ एक शीशे पे लिखा हुआ है नो मोर। इसका मतलब है कि एरोन को अब ना तो ऑपरेशन आउटकम की जरूरत है और ना ही उन दवाइयों की। अब हम नोआ वोजन को देखते हैं जो बयान देता है कि ऑपरेशन ब्लैक बेयर का मकसद सिर्फ जेसन बॉर्न को पकड़ना था, लेकिन पैमेला लेडी ने इन फाइलों को सबके सामने लाकर एक अपराधी की मदद की और इतना कहकर वो सारा इल्जाम पैमेला के ऊपर डाल देता है। इस घटना के कुछ दिनों के बाद हम बोर्ड के ऊपर एरोन और मराथा को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। इस कहानी के साथ द बॉर्न फिल्म सीरीज की सभी मूवीज खत्म होती है, जिसकी शुरुआत की 4 मूवीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन इस मूवी में हमें एक काबिल एजेंट की कहानी को दिखाया गया है। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।